साल था 2013। तैपियोंग नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जो कि पूरे देश भर में राज करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम जी वान था। तैपियोंग के रिटायर होने के बाद गैंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन का बॉस जी वान बन गया। तैपियोंग का राइट हैंड यांग हुई नाम का बंदा था। उसने एक नया गैंग बनाया था जिसका नाम उसने किटी गैंग रखा क्योंकि उसको बिल्ली बहुत पसंद था। वो बुल डॉग गैंग का खात्मा करना चाहता था जिसका बॉस जी वान था। उन दोनों गैंग में लड़ाई हुई थी और किटी गैंग बुरी तरह से हार गया था, पर जीवान ने सबको जिंदा छोड़ दिया था। जीवान एक एक करके सभी गैंग को हराता चला गया और अपने ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पर लेकर आ गया। सबसे बड़े गैंग को हराने के बाद जीवान का कोई कंपटीटर ही नहीं बचा था, तो उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया, जिसके बाद वो एकांत में रहने चला गया और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। चलो अब प्रेजेंट में आते हैं जो कि है साल 2023। हम जीवान को देखते हैं जो कि एक टेम्पल में काफी सारे मॉन्क के साथ बैठकर प्रे कर रहा होता है। फिर हम उसके गैंग मेंबर्स को देखते हैं जो कि एक जगह पर आते हैं। उस रूम के फ्लोर पर खूनी खून होता है और कई लाशें लटक रही होती है। दरअसल वो लोग यहाँ पर ताक नाम के बंदे को पकड़ने आए थे, पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। जीवान प्रे कर रहा होता है तो उसको गैंग मेंबर का कॉल आता है। फोन साइलेंट पर नहीं होता है तो जोर जोर से रिंगटोन बजने लगता है। इससे सभी मॉन्क उसको देखने लग जाते हैं। जीवान फोन उठाता है और उनको बताता है कि सभी लाश को ठिकाने लगा दो और सारा खून साफ कर दो। तभी वो रियलाइज करता है कि उसने प्रेयर डिस्टर्ब कर दिया है, तो वो जाने के लिए उठता है पर उठ नहीं पाता है और जोर से चिल्लाता है, अरे मेरा पैर। दरअसल घुटनों पर काफी देर तक बैठने की वजह से उसके पैर जाम हो चुके होते हैं, तो वो अपने पैर को सीधा करने लगता है और दर्द होने पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे सभी मॉन्क भी सोचने लग जाते हैं कि अरे कौन पागल आ गया है यहाँ। वो जैसे तैसे खड़ा होता है और उनसे माफी मांगकर लंगड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम युन्हा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि इस ड्रामा की फीमेल लीड है। उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहना होता है और फोन पर अपनी फ्रेंड मीहो से बात कर रही होती है। मीहो उसको डायरेक्शन बता रही होती है कि उसको कहाँ पर आना है। जब वो उस लोकेशन पर पहुँचती है तो उसको पता चलता है कि मीहो तो एक क्लब के अंदर है। वो मीहो पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तुमने कहा था कि बहुत अर्जेंट है इसलिए मैंने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए। मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया है, पर तुम तो क्लब में मजे कर रही हो। मीहो से माफी मांगती है और उसको लाने बाहर जाने लगती है। वो गेट पर पहुंचती है तो देखती है कि युन्हा ऑलरेडी अंदर आ चुकी है। मीहो काफी हैरान रह जाती है कि उसको पुलिस यूनिफॉर्म में एंट्री कैसे मिल गई। तो युन्हा उसको बताती है कि उसने अपना यूनिफॉर्म ढक लिया था। अब वो यूनिफॉर्म में यहाँ डांस और मजे नहीं कर सकती, इसलिए कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम जाने लगती है। इसी क्लब में जीवान भी मौजूद होता है। दरअसल वो ताक को पकड़ने आया है। उसको पता चला है कि ताक फिर से ड्रग्स लेने लग गया है। वॉशरूम जाते वक्त युन्हा एक वेटर से टकरा जाती है, जिससे वो नीचे गिरने लग जाती है, पर तभी जीवान उसको पकड़ लेता है, उसको गिरने से बचा लेता है। युन्हा के पॉकेट से काफी सारे रंग बिरंगी कैंडीज जैसा कुछ गिर जाता है, तो युन्हा जल्दी से उन चीजों को उठाती है और जीवान को थैंक यू कहकर चली जाती है। वही एक बंदा ली गैंग नाम के बंदे को बताता है कि क्लब में जीवान आया हुआ है। ली गैंग इस क्लब का बॉस है, तो वो अपने कुछ आदमी के साथ जीवान के पास आता है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। जीवान उसको यून ताक का फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या ये बंदा यहाँ पर मौजूद है। ली गैंग को सब पता है, पर वो कहता है कि वो इस आदमी को जानता ही नहीं है। ली गैंग एक वेटर को विस्की लेकर जाने को कहता है, पर जीवान उससे विस्की ले लेता है। दरअसल वो लोग विस्की में कुछ मिला रहे थे जो कि जीवान ने देख लिया था। ली गैंग उससे विस्की लेकर वापस वेटर को देता है, तो जीवान वो फिर से लेने जाता है, तो ली गैंग वेटर को धक्का मार के नीचे गिरा देता है, जिससे विस्की का बोतल टूट जाता है। तो वो वेटर को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। जीवान उसको रोकता है क्योंकि वेटर की कोई गलती नहीं थी। तभी वहाँ पर युन्हा आती है और जीवान को देखकर उसको याद आता है कि इसी बंदे ने उसको गिरने से बचाया था। युन्हा को गलतफहमी हो जाती है कि जीवान ने उस आदमी को पीटा है। मीहो उससे कहती है यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, तो चलो यहाँ से। वो युन्हा को खींच कर ले जाने लगती है। तभी वो जीवान को बोतल का टुकड़ा उठाते हुए देखती है, जिससे युन्हा को ऐसा लगता है कि जीवान उस आदमी को जान से मारने वाला है। तो उसको बचाने के चक्कर में उसने जिस कपड़े से यूनिफॉर्म को ढका होता है वो नीचे गिर जाता है। सभी लोग यूनिफॉर्म देखकर उससे कहने लगते हैं कि वो जाकर उस आदमी को बचाए। युन्हा सबसे कहती है कि वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, पर लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसको आगे कर देते हैं। तो युन्हा को ना चाहते हुए भी पुलिस की एक्टिंग करनी पड़ती है। युन्हा को देखकर ली गैंग अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है। युन्हा उसको बोतल का टुकड़ा नीचे रखने को कहती है, तो वो रख देता है। जीवान खड़ा होता है तो युन्हा उसके हाथों में हथकड़ी लगा देती है। तुम पागल वागल हो क्या? ये क्या कर रही हो? देखो तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैंने कुछ नहीं किया है और बिना वारंट के तुम मुझे हथकड़ी नहीं लगा सकती, तो इसे खोलो। तभी जीवान उसके जूते नोटिस करता है और ये भी कि उसके यूनिफॉर्म पर उसका नेम टैग नहीं है, तो वो उसको आईडी दिखाने को कहता है। वो दरअसल मैं अपनी आईडी कार में भूल आई हूँ। क्या मजाक कर रही हो? तुम्हारे पास आईडी नहीं है और ना ही पुलिस बैच है, इसका मतलब तुम कोई पुलिस नहीं हो, सही कहा ना? तभी वहाँ पर सच में पुलिस आ जाती है, तो युन्हा मीहो के साथ वहाँ से भाग जाती है। मीहो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि उसको इस तरह पुलिस का नाटक नहीं करना चाहिए था। अरे वो गुंडा उस आदमी की जान लेने वाला था, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम जानते ही हो कि मुझे गुंडे बदमाश से कितनी नफरत है।
हैं। ऑफिसर्स जीवान को पकड़कर ले जा रहे होते हैं तो वो उनको समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया है, उसने कुछ नहीं किया है। पर ऑफिसर्स उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं तुम्हें जो कहना है स्टेशन में कहना। ऑफिसर हथकड़ी खोलने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो खिलौना है। जीवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो चिल्लाकर कहता है आखिर वो लड़की थी कौन, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यूनहा भीड़ में छुप कर सब कुछ देख रही होती है। जीवान उसको देख न ले सोचकर वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। तो चलो अब हम जरा यूनहा के बारे में जानते हैं। यूनहा का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर वो बच्चों से रिलेटेड कंटेंट बनाती है। उसने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें वो पुलिस ऑफिसर बनकर मॉन्स्टर से लड़ी थी और एक बेबी डॉल को बचाया था। यही वीडियो वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ को दिखाती है। तुमने वीडियो तो काफी अच्छा बनाया है पर तुम्हें वीडियो में पुलिस प्ले सेट टॉयज को प्रमोट करना था पर तुमने नहीं किया। सर ये खिलौना बच्चों के लिए बहुत महंगा है। अरे बच्चे थोड़ी ना खरीदेंगे, बच्चों की माँ उन्हें खरीद कर देंगी। मेरे कहने का मतलब ये था कि कुछ बच्चों की माँ नहीं होती है और कुछ बच्चों की माँ गरीब होती है। भले ही बच्चों के पास उनके डैड हैं पर फिर भी ये काफी महंगे हैं और कुछ बच्चों के तो डैड भी नहीं होते हैं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, समझी? पेरेंट्स खुद सोच लेंगे। बच्चों के बारे में चिंता करना छोड़ो और हमारी कंपनी के बारे में सोचो। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आते हैं तो मैं तुम्हें निकाल नहीं सकता। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल डेट जल्द ही आने वाला है, तो अब से अगर तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा। सीईओ को इतने गुस्से में देखकर वो टॉय का बॉक्स उठाकर वहाँ से निकल जाती है। वही जीवान घर आता है तो उसके गैंग मेंबर्स उसका वेलकम करते हैं। उन्होंने जीवान के लिए बहुत सारा खाना बनाया होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल पूरी रात जीवान पुलिस स्टेशन में बिताकर आया है और ऐसा सालों बाद हुआ है। जीवान के गैंग मेंबर्स को लगता है कि जीवान को पकड़वाने के लिए यांग हुई ने पुलिस को वहाँ बुलाया था क्योंकि उस क्लब का मालिक यांग हुई है। बहुत सारे क्लब्स में एक नया ड्रग आया है जिसका फोटो देखकर जीवान को याद आता है कि उसने यूनहा के पास ये चीज देखा था। जिसके बाद हम यूनहा को मैस्कॉट कॉस्ट्यूम में देखते हैं। यूट्यूब और उस एजेंसी से उसकी कुछ खास कमाई नहीं होती है जिसके कारण उसको कई सारे पार्ट टाइम जॉब्स करना पड़ता है। एक नया ब्यूटी प्रोडक्ट शॉप खुला है तो आज उसका काम उसी शॉप को प्रमोट करना है। तभी यूना की नजर एक डम्पलिंग शॉप पर जाती है तो उसको डम्पलिंग खाने का मन करता है। तभी शॉप के अंदर से एक बच्चा भागते हुए आता है और यूना से टकरा जाता है पर वो रुकता नहीं है, वहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त जीवान उस शॉप से बाहर आता है। उसको देखकर यूनहा काफी डर जाती है तो वो छिप जाती है। तभी जीवान कहता है छुपना बंद करो और जल्दी से मेरे सामने आओ। यूनहा सोच में पड़ जाती है कि क्या उसने मुझे देख लिया था। वो उसके सामने जाने ही वाली होती है कि तभी वो बच्चा उसके सामने आ जाता है। वो उस बच्चे से काफी सारे पैसे लेता है जो कि वो शॉप से चुरा कर भागा था। पर यूनहा को फिर से गलतफहमी हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि जीवान बच्चों को डरा धमकाकर उनसे पैसे लेता है। यूनहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो अपना चेहरा ढक लेती है और जब जीवान शॉप के अंदर जा रहा होता है तो यूनहा उसके सिर पर मारकर वहाँ से भाग जाती है। कॉस्ट्यूम की वजह से जीवान उसका चेहरा नहीं देख पाता है। ये डम्पलिंग शॉप एक ओल्ड लेडी का है। जीवान उनसे काफी क्लोज है। वो उनका हालचाल पूछता है क्योंकि वो काफी दिनों बाद यहाँ आया है। दादी चाहती है कि जीवान शादी कर ले और उन्होंने उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ रखा है पर जीवान कहता है मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर वो चला जाता है। वही यूनहा अपना काम कर रही होती है तभी वहाँ पर एक शराबी आदमी आ जाता है और यूनहा को हक करने की जिद करने लगता है। उसी रास्ते से जीवान जा रहा होता है तो वो उस कॉस्ट्यूम को पहचान जाता है। यूनहा उस शराबी आदमी को दूर रहने के लिए कह रही होती है तो उसकी आवाज से जीवान समझ जाता है कि अंदर एक लड़की है। तभी वो आदमी सिर का कॉस्ट्यूम हटा देता है। यूनहा को जीवान पहचान जाता है कि इसी लड़की की वजह से उसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी। जीवान को काफी ज्यादा गुस्से में देखकर यूनहा भागने लग जाती है। जीवान उसका पीछा करता है और उसको पकड़ लेता है। जीवान से टकराने के बाद वो नीचे गिर जाती है और उस कॉस्ट्यूम की वजह से उठ नहीं पा रही होती है तो जीवान उसको पकड़कर उठाता है और यूनहा ने जो हथकड़ी जीवान को लगाया था वही इस बार जीवान यूनहा को लगाता है। क्या आज पुलिस की एक्टिंग नहीं करोगी? और कुछ देर पहले तुमने ही मेरे सिर पर मारा था ना। तुम किटी गैंग की मेंबर हो, सही कहा ना? इसलिए तुमने पुलिस की एक्टिंग करके उनकी मदद की थी। चलो अब ये बताओ कि क्लब में जो रंग बिरंगी कैंडी जैसा चीज तुम्हारे पास था तुम्हें वो कहाँ से मिला था? यूनहा बताती है कि उस चीज का नाम पिकाबू है। हाँ वही ड्रग्स। तुम्हें कौन देता है? क्या बकवास कर रहे हो? वो कोई ड्रग नहीं है, वो तो बच्चों की कैंडी है। पर जीवान उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। मैंने जो किया था उसके लिए आई एम सॉरी, पर तुमसे बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम पर जाना है। पर जीवान उसको जाने नहीं देता है। पहले मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो ड्रग्स दे दूंगी। जब यूनहा शॉप के पास पहुंचती है तो शॉप की ओनर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि जीवान से बचने के चक्कर में वो काफी टाइम तक शॉप के पास नहीं थी, उसने काम नहीं किया। तो ओनर उसको काम से निकाल देती है और उसने जितने घंटे काम किए थे उसके पैसे भी नहीं देती है, जिससे यूनहा को जीवान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने बैग से बच्चों वाली कैंडी निकालती है और बहुत सारा कैंडी खाने के लिए अपने मुंह में रख लेती है। अब जीवान को लगता है कि वो ड्रग्स है तो वो यूनहा के पीठ पर मारता है और उसके मुंह से सारा कैंडी बाहर निकाल देता है। अरे क्या तुम पागल वागल हो क्या? क्या तुम्हें मरना है? तभी यूनहा को सांस
लेने में दिक्कत होने लगती है क्योंकि उसके गले में एक कैंडी अटक गया होता है। तो जीवान उसके लिए पानी लेकर आता है, पर तभी यूनहा को खांसी होती है और कैंडी बाहर निकलकर जीवान के मुंह में चला जाता है और वो गलती से निगल भी जाता है। इससे यूनहा और जीवान दोनों शॉक दे जाते हैं। जीवान हॉस्पिटल आकर अपना टेस्ट कराता है तो उसको पता चलता है कि वो कोई ड्रग नहीं था, बस एक कैंडी था। जीवान यूनहा से पूछता है कि उस दिन उसने पुलिस होने का नाटक क्यों किया था, तुम उस आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे इसलिए। ये सुनकर जीवान को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो तो उस आदमी को बचा रहा था। तो तुम्हें क्या लगता है मैं मर्दों को पीट सकता हूँ तो क्या औरतों को नहीं पीट सकता? अबे गुंडे सुन, ये मेरा इलाका है, अगर तूने मुझे यहाँ पर हाथ लगाया तो तू बचेगा नहीं। अच्छा मजाक कर लेती हो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने अभी मुझसे जो कहा था मेरे जैसे किसी दूसरे आदमी को मत कहना, नहीं तो मारी जाओगी। और हाँ, अब से तुम मुझसे 50 मीटर की दूरी बनाकर रखना, समझी? यूनहा काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रात को यूनहा मीहो से मिलती है और आज उसके साथ जो कुछ हुआ सारी बात उसको बताती है। तो मीहो को भी जीवान पर बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि यूनहा सालों से जैंग नाम के बंदे को ढूंढ रही है, पर उसको पूरा नाम नहीं पता है, इस वजह से वो अब तक उसको ढूंढ नहीं पाई है। जिसके बाद हम जांगयून नाम के बंदे को देखते हैं जो कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। वो एक चर्च के फादर से पूछताछ करने आता है। दरअसल ये बंदा पहले एक गैंगस्टर हुआ करता था, वो ओबूंग गैंग का लीडर था। उसने चर्च में आने वाले कुछ भक्तों को बुरी तरह मारा पीटा था, इसलिए उसको अरेस्ट किया गया है। उन भक्तों ने चर्च को पैसे देने से मना कर दिया था, इसलिए उसने उनको मारा था। ये बंदा अब फादर बनकर गैंगस्टर का काम कर रहा है। जांगयून की बातों से हमें ये पता चलता है कि उसका ऐसा मानना है कि लोग कभी नहीं बदलते हैं, स्पेशली क्रिमिनल। फिर हमें जीवान के बारे में बताया जाता है। जीवान थ्रस्टी डियर नाम के फूड कंपनी का सीईओ है और इस कंपनी में काम करने वाले सभी लोग एक्स क्रिमिनल्स हैं। कांगचुल जांगयून को बताता है कि उसको फादर जीवान की वजह से बनना पड़ा, क्योंकि उसने जो कंपनी खोला है उसमें वो सिर्फ क्रिमिनल्स को ही काम देता है और उनको सुधारता है। इस वजह से उसके सभी गैंग मेंबर्स ने उसको छोड़ दिया था और कंपनी ज्वाइन कर लिया था। जांगयून को जीवान नाम काफी जाना पहचाना लगता है। फिर हम यूनहा को एजेंसी में देखते हैं। सीईओ सभी को टॉयज देते हैं अपने वीडियो में प्रमोट करने के लिए, पर इतने महंगे टॉयज प्रमोट करना यूनहा को अच्छा नहीं लगता है। तो सीईओ उसको किड्स फूड फेस्टिवल में जाकर बच्चों को एंटरटेन करने का काम देता है और हर चीज को कैमरे में रिकॉर्ड करने को कहता है। जीवान की कंपनी ने बच्चों के लिए एक सॉसेज बनाया है, तो जीवान आज होने वाले किड्स फूड फेस्टिवल में जाकर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने को कहता है। फिर हमें किड्स फूड फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यूनहा एक मिल्क का प्रमोशन वीडियो शूट करती है। मानहो और जैसू नाम के बंदे सॉसेज प्रोडक्ट को यहाँ प्रमोट करने आए होते हैं, पर कोई भी उनका प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा होता है क्योंकि लोगों को पता है कि थ्रस्टी डियर कंपनी में सिर्फ एक्स क्रिमिनल्स ही काम करते हैं। एक बच्चे का बॉल उनके स्टॉल के पास आ जाता है, तो जैसू उस बच्चे के पास सॉसेज लेकर आता है और कहता है, बेटा क्या तुम सॉसेज खाना चाहोगे? बच्चे का खाने का मन करता है तो वो अपना मुंह खोलता है। जैसू उसके मुंह में सॉसेज डालने ही वाला होता है, तभी उस बच्चे का बाप आकर सॉसेज को फेंक देता है। ये सॉसेज तुम एक्स क्रिमिनल्स का बनाया हुआ है, क्या पता तुम लोगों ने इसमें कुछ मिलाया हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि हमने इसमें जहर मिलाया है? हाँ हो सकता है, क्योंकि तुम लोग एक्स क्रिमिनल्स हो। शोर शराबा सुनकर लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जैसू सबके सामने सॉसेज खाकर दिखाता है कि उसमें कोई जहर नहीं है। वो उस आदमी के पास सॉसेज लेकर जाता है और उसको खाकर ट्राई करने को कहता है, पर वो आदमी सॉसेज को फेंक देता है और बदतमीजी करना जारी रखता है। इससे जैसू को गुस्सा आ जाता है तो वो उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और वो दोनों जोर जोर से चिल्लाकर बहस करने लगते हैं। इससे वहाँ आए लोग और बच्चे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो यूनहा जैसे तैसे करके उनका झगड़ा छुड़ाती है। जैसू अपने साथियों से कहता है कि यहाँ जो हुआ वो जीवान को पता ना चले, पर तभी वहाँ पर जीवान आ जाता है और उसको ऑलरेडी सब कुछ पता चल गया है। मैंने तुम्हें यहाँ पर प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए भेजा था, पर तुम तो झगड़े में पड़ गए। बॉस इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, उस आदमी ने ही झगड़ा शुरू किया था और हमें बार बार एक्स क्रिमिनल्स कह रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। तो ये बताओ क्या तुम एक्स क्रिमिनल नहीं हो? क्राइम किए बहुत टाइम हो गया है तो लगता है कि तुम ये बात भूल गए हो। तुम कंपनी में एम्प्लॉय हो तो शायद तुम्हें लगता है कि दूसरों की तरह तुम भी आम आदमी हो। जेल में सजा काट लेने के बाद ये साबित नहीं हो जाता कि अब तुम क्रिमिनल नहीं हो और तुम्हारा क्राइम मिट चुका है। मैं समझ गया बॉस, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सारा सामान पैक करके वापस चलो। आज का दिन तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं था, तो चलो डिनर में पोर्क बेली खाते हैं। वही यूनहा बच्चों को कुकिंग सिखा रही होती है, पर बच्चे बोर होने लगते हैं तो वो आटा के साथ बच्चों से खेलने लगती है। इसमें सभी बच्चों को बहुत मजा आ रहा होता है। वहीं से जीवान गुजरता है तो वो यूनहा को देखकर हैरान रह जाता है, अरे ये तो वही लड़की है। उसको बच्चों के साथ खेलते हुए और एंजॉय करते हुए देखकर जीवान की नजर उसके ऊपर से हट ही नहीं रही होती है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। सभी सामान पैक करने के बाद जीवान के लोग उसको फेस्टिवल में ढूंढ रहे होते हैं। उनको लगता है कि शायद वो वॉशरूम गया होगा, तो वो लोग वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। जीवान सच में वॉशरूम ही आया होता है। वो सोच रहा होता है कि उस लड़की को देखकर उसका दिल तेजी से क्यों धड़कने लगा
लगा था। वही यूनहा भी वॉशरूम आई थी। वो जा रही होती है, तभी फ्लोर पर बहुत सारा आटा देखती है तो वो पोछा लेकर उसे साफ करने लग जाती है। तभी उसके पीछे से जीवान जा रहा होता है तो गलती से वो पोछे से जीवान के पेट में मार देती है। जीवान को काफी जोर से लगता है। यूनहा उससे माफी मांगने लगती है। मुझे पता नहीं था कि आप मेरे पीछे हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ पर जीवान के लोग आ जाते हैं। जीवान उठने की कोशिश करता है तो वो गिरने लग जाता है। तभी यूनहा उसका हाथ पकड़ लेती है। जीवान का चेहरा देखकर वो शॉक दे जाती है। जीवान ने उसको 50 मीटर दूर रहने को कहा था। ये बात याद करने पर डर के मारे यूनहा उसका हाथ छोड़ देती है, जिसके कारण वो सीढ़ियों से उलटते पुलटते गिरता है। सभी लोग उसके पास आ जाते हैं पर जीवान कुछ बोल नहीं रहा होता है क्योंकि वो बेहोश हो गया होता है। वही यूनहा ये सोचकर परेशान हो रही होती है कि कहीं वो मरवर तो नहीं गया। वो ये तक इमेजिन कर लेती है कि खून के इल्जाम में उसको उम्र कैद की सजा होगी। वो सभी लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं और जीवान को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वही यूनहा छिप कर उन्हें जाते हुए देख रही होती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वो सभी जीवान के पास खड़े होकर ये बात कर रहे होते हैं कि वो लोग जीवान का फ्यूनरल किस तरह करेंगे। तभी जीवान उन सबसे कहता है, अबे सालो, अभी मैं जिंदा हूँ। अरे बॉस, आप होश में आ गए? मैं कहाँ पर हूँ? क्या आपको याद नहीं है? आप हॉस्पिटल में हैं। तभी आयंग डॉक्टर से बात करके वहाँ पर आता है और बताता है कि उसके रिब्स के 2 हड्डी टूट गए हैं, पर ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है तो उसको 1 हफ्ते के लिए आराम करना होगा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उठने की कोशिश करता है पर दर्द के मारे उठ नहीं पाता है। अरे ये इम्पॉसिबल है, एक पोछे से मेरी हड्डी कैसे टूट सकती है? बॉस, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उस लड़की ने पोछे को हवा में स्विंग करके आपको बहुत जोर से मारा था, जिससे आप सीढ़ियों से गिर गए थे। अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम सभी नौटंकी करना बंद करो और जाओ यहाँ से। रात को जीवान यूनहा के बारे में सोच रहा होता है कि उसको देखकर उसकी दिल की धड़कनें तेज क्यों हो गई थी। उसको पता चला था कि उसका मिस मिनी नाम से यूट्यूब चैनल है, तो वो उसके बारे में सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि यूनहा बच्चों के लिए वीडियोस बनाती है। वो उसका वीडियो प्ले करके देखने लगता है। फिर हम जांगयून को उसके घर पर देखते हैं। वो यूट्यूब पर यूनहा का वीडियो देख रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो यूनहा का फैन है। अगले दिन जांगयून ऑफिस आता है तो मिस्टर पार्क, जो कि उसके असिस्टेंट है, वो उसको बताते हैं कैट क्लब में एक असॉल्ट केस हुआ था और जीवान को अरेस्ट किया गया था, पर कुछ ही घंटों बाद उसको छोड़ दिया गया था। ये बस एक सिंपल इंसिडेंट था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। सभी को पता है कि जीवान और यांग हुई एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो जीवान उसके क्लब में क्यों गया था, हमें ये पता करना होगा। वही जीवान हॉस्पिटल में रात से ही यूनहा का वीडियोस देख रहा था और उसने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देख लिए हैं। वो एक वीडियो प्ले करता है जिसमें वो बबल्स बना रही होती है। उसको देखकर जीवान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो सोचने लग जाता है कि कितनी क्यूट है ये। तभी उस रूम में उसको यूनहा दिखने लग जाती है, जो कि बबल्स उड़ा रही होती है। इससे जीवान काफी शॉक दे जाता है। वो जैसे तैसे करके खुद को संभालता है। यूनहा गायब हो जाती है, पर बबल्स में उसको यूनहा दिखने लग जाती है, तो वो उन सारे बबल्स को फोड़ने लगता है। एक बबल गेट की तरफ जाता है और गेट पर यूनहा खड़ी होती है। जीवान चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और दौड़कर बबल्स फोड़ने जाता है। यूनहा को लगता है कि वो उसको मारने आ रहा है, इससे वो काफी डर जाती है और चिल्लाती है, जिससे जीवान रुक जाता है। वो यूनहा के गालों को टच करता है तो समझ जाता है कि ये असली है। यूनहा उससे माफी मांगती है और उसके लिए मिल्क लेकर आई होती है। वो पूछती है कि उसका इंजरी कैसा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस कुछ दिन आराम करना होगा। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे सुनो, तुम्हारा बैग खुला हुआ है। तभी उसके बैग में से सभी चीजें नीचे गिर जाती है। उन चीजों को देखकर जीवान शॉक दे जाता है, क्योंकि वो टीजर, पेपर स्प्रे, नकल्स, एक्सपेंडेबल बैटन, ये सब होता है, जो कि यूनहा अपने प्रोटेक्शन के लिए लेकर आई होती है। यूनहा सारा सामान अपने बैग में रखती है और जाने लगती है। तभी बाहर से जैसू कहता है, बॉस, हम लोग वापस आ गए। जीवान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर उन लोगों ने यूनहा को देख लिया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग अंदर मत आना, मैं अपने अंडर पैंट्स चेंज कर रहा हूँ। फिर वो यूनहा को छुपाने की जगह ढूंढने लगता है, पर छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं होता है। तो वो यूनहा को बेड पर लेट जाने को कहता है और उसको कंबल उड़ा देता है। फिर वो उसके बगल में लेट जाता है और तभी वो लोग अंदर आ जाते हैं। बॉस, हमने पता कर लिया है कि वो लड़की कौन है। वो एक यूट्यूबर है जो बच्चों के लिए वीडियोस बनाती है और मैकरोन एजेंसी के लिए काम करती है। ठीक है, मैं समझ गया, अब जाओ यहाँ से। बॉस, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्पाई है जिसको किटी गैंग ने भेजा था, तो हमें उसको पकड़कर बहुत बुरी तरह मारना चाहिए। ये सब सुनकर यूनहा काफी डर जाती है। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। बॉस, क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? उसने आपके रिब्स के 2 हड्डी तोड़ दिए, तो हमें भी उसके 8-10 हड्डी तोड़ देने चाहिए। अरे पागल आदमी, 7वीं फेल, चुप हो जा। क्या तुम लोगों को दिख नहीं रहा है कि मैं कितने दर्द में हूँ? मुझे आराम करना है, जाओ यहाँ से। यूनहा देखती है कि जीवान के पेट में कई टाके लगे हैं, इससे उसको काफी बुरा लगने लगता है। तुम लोग जैसा सोच रहे हो वो लड़की वैसी नहीं है, इसलिए उसे कुछ मत करना, समझ गए ना? उनके जाने के बाद वो दोनों काफी रिलैक्स फील करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि वो काफी करीब हैं, तो जल्दी से उठ जाते हैं। फिर यूनहा वहाँ से चली जाती है। जीवान के पेट में तितलियां उड़ रही होती है। वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है, क्योंकि उसको यूनहा से प्यार हो गया है और वो उसके साथ एक ही बेड पर उसके
के करीब था। यूनहा मीहो से मिलती है और उसको सारी बातें बताती है। क्या कहा? क्या वो जानते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ पर काम करती हो? मुझे नहीं पता कि उन्हें मेरा नाम पता है या फिर नहीं, पर वो जानते हैं कि मैं कहाँ पर काम करती हूँ। वो लोग मेरी हड्डियाँ तोड़ने की बात कर रहे थे। आखिर वो बंदा है कौन? क्या वो कोई गैंगस्टर है या फिर मीट प्रोसेसिंग कंपनी का सीईओ? मैंने सुना था कि वो एक कंपनी का सीईओ है जहाँ पर सिर्फ एक्स क्रिमिनल्स काम करते हैं। मीहो उसको जोर से मारती है और कहती है, अगर तुम्हें ये पता था तो उसे पंगा क्यों लिया? अरे मेरी वजह से उसका रिब्स फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए मैं उसे देखने हॉस्पिटल गई थी। क्या कहा? उसका रिब्स फ्रैक्चर हो गया है? हाँ, उसने कहा था कि वो ठीक है, पर वो ठीक नहीं था। तभी यूनहा के फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जो कि यूट्यूब कमेंट्स के होते हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि उसको आखिर इतने सारे कमेंट्स क्यों आ रहे हैं। वो यूट्यूब ओपन करती है तो उसके चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ होता है, पर यह वीडियो यूनहा ने अपलोड नहीं किया था। वो जल्दी से एजेंसी आती है तो उसको पता चलता है कि वीडियो सीईओ ने अपलोड किया था। दरअसल किड्स फूड फेस्टिवल में जब जैसू की लड़ाई हुई थी तो यूनहा के साथ जो कैमरामैन था उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और उसी वीडियो को एडिट करके सीईओ ने यूनहा के चैनल पर अपलोड कर दिया है। इस वीडियो को इस तरह एडिट किया गया होता है जैसे कि जैसू एक विलन है, जबकि झगड़ा उस आदमी ने शुरू किया था। यूनहा सीईओ के ऐसा करने से जरा भी खुश नहीं होती है। वो वीडियो डिलीट करने को कहती है, पर सीईओ मना कर देता है क्योंकि वीडियो पर कुछ ही घंटों में 3 मिलियन व्यूज आ गए हैं। जी-वान अब तक यूनहा के वीडियोज ही देख रहा होता है। तभी उसके सामने न्यू वीडियो आता है। वीडियो का टाइटल होता है इविल सॉसेज बेचने वाले विलेन से हुई लड़ाई। मिस्टर पार्क को भी इस वीडियो के बारे में पता चल जाता है तो वो जांगयुन को वीडियो दिखाते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसने ऐसा वीडियो अपलोड क्यों किया है। यूनहा वॉशरूम आती है तो वहाँ पर उसी की तरह 2 क्रिएटर उसकी बुराई कर रही होती है कि उसने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए इस तरह का वीडियो अपलोड किया है। साथ ही उसको कमेंट्स के थ्रू भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है कि किड्स कंटेंट क्रिएटर होकर उसने उस तरह का वीडियो अपलोड कैसे किया। कमेंट्स पढ़कर वो वीडियो डिलीट करने का डिसाइड करती है, पर वो अपने अकाउंट में लॉगिन ही नहीं कर पाती है क्योंकि सीईओ ने उसके अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड बदल दिया होता है। यांग हुई इस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि जी-वान उसका दुश्मन है। वही जी-वान वीडियो देखने के बाद काफी शॉक में होता है। जैसू काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वीडियो में उसको विलेन दिखाया गया है और साथ ही इस वीडियो की वजह से उनके बिजनेस पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। जीवान पूछता है, क्या तुम लोग श्योर हो कि वीडियो उसी ने अपलोड किया है? वीडियो उसके चैनल पर अपलोड हुआ है तो और कौन करेगा? वही जांगयुन श्योर होता है कि यूनहा ने ये वीडियो अपलोड नहीं किया है, कुछ तो गड़बड़ है। जांगयुन को यूनहा की इतनी चिंता करते देखकर मिस्टर पार्क उसे पूछते हैं कि क्या वो यूनहा को लाइक करता है। जांगयुन इस सवाल को टाल देता है और पूछता है, क्या आपने पता किया कि जी-वान यांगहुई के क्लब में क्यों गया था? वो वहाँ पर अपने एक एम्प्लॉय को ढूंढने गया था, पर वो एम्प्लॉय कौन है पता नहीं चल पाया है। पता चलते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। जी-वान आयंग के साथ यूनहा के एजेंसी आता है। जब सीईओ को पता चलता है कि जी-वान कौन है तो वो डर के मारे थर-थर कांपने लग जाता है। आयंग कहता है, बिना हमारे परमिशन के आपने वीडियो अपलोड किया था जिससे आपने हमारी कंपनी के सोशल रेप्यूटेशन को डैमेज किया है, तो हम लॉ सूट फाइल करने वाले हैं ताकि हमारे फाइनेंशियल डैमेज का कॉम्पनसेशन मिल सके। वो इस लॉ सूट के बारे में और भी काफी कुछ बताता है जो सुनकर सीईओ और ज्यादा डर जाता है। वो कहता है, हम लोग बस वीडियो को हटाने ही वाले थे। दरअसल हमारा प्रॉफिट वीडियो के व्यूज काउंट पर डिपेंड करता है और आजकल के क्रिएटर्स काफी कॉम्पिटिटिव हैं और एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में इस तरह का वीडियो अपलोड कर देते हैं। वो लोग मेरी बात ही नहीं मानते हैं क्योंकि वीडियो अपलोड करना उनके हाथों में है। सीईओ सारा इल्जाम यूनहा पर डाल देता है। उसने ये वीडियो अपलोड करके बहुत बड़ी गलती की है तो सजा के तौर पर मैं उसको इस एजेंसी से ही निकाल दूंगा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जितने भी प्लेटफॉर्म पर वो वीडियोस मौजूद हैं सभी डिलीट कर दो और ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ये बात मुझे लिखकर और साइन कर दो। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो इस बार मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो सीईओ इसके लिए फौरन मान जाता है। फिर जब जी-वान जा रहा होता है तो यूनहा उससे बात करने आती है। वो उससे माफी मांगती है और उसको बताने ही वाली होती है कि वीडियो उसने नहीं बल्कि सीईओ ने अपलोड किया था, पर जी-वान उसको बोलने का मौका ही नहीं देता है और कहता है, अगर वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज आ गए तो तुम्हें कितना पैसा मिलेगा? ये सब करके तुम आखिर कितना कमा लेती हो? अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम शायद एक्स क्रिमिनल से पैसे नहीं लोगी। मेरे एम्प्लॉइज वैसे गुंडे बदमाश नहीं है जो फेस्टिवल में जाकर मारपीट करे। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके बच्चों के लिए एक प्रोडक्ट बनाया था, तो दूसरे लोगों की तरह ही वो लोग भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फेस्टिवल में गए थे, पर तुम शायद किसी और ही इरादे से वहाँ गई थी। मैंने सुना कि व्यूज के हिसाब से तुम्हें पैसे मिलते हैं। अब तुम्हें पता चल गया है कि व्यूज कैसे लाते हैं, तो अब तुम काफी पैसे कमाओगी। यूनहा को काफी कुछ सुनाने के बाद जी-वान चला जाता है। उसकी बातों से यूनहा को काफी बुरा लगा होता है। रात को यूनहा घर जा रही होती है तो रास्ते में एक स्टोर के बाहर थ्रस्टी डियर कंपनी के बहुत सारे सॉसेज को देखती है। वो स्टोर के मैनेजर से पूछती है तो उसको पता चलता है कि इस सॉसेज को लेकर कस्टमर्स की बहुत
ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है और कोई भी ये सॉसेज खरीद नहीं रहा है, तो ये सारे सॉसेज रिटर्न करने के लिए बाहर रखा है। यूनहा को समझ आ जाता है कि उस वीडियो की वजह से थर्स्टी डियर का काफी लॉस हो रहा है। वही जी-वान हॉस्पिटल में आ गया होता है। आ-यंग उसको बताता है कि डिपार्टमेंट स्टोर्स ने उनका प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया है। स्मॉल स्टोर्स और सुपरमार्केट्स उनके प्रोडक्ट्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया, वैसे भी हम अब कर ही क्या सकते हैं। अगले दिन आ-यंग हॉस्पिटल आकर जी-वान को एक वीडियो दिखाता है। दरअसल यूनहा ने अपने दूसरे चैनल पर किड्स फूड फेस्टिवल का ओरिजिनल वीडियो अपलोड कर दिया होता है। उस वीडियो से साफ पता चल रहा होता है कि थर्स्टी डियर के एम्प्लॉइज फेस्टिवल में लोगों के साथ कितने अच्छे से पेश आए थे। वो लोग उतने भी बुरे नहीं हैं। जी-वान आ-यंग से पूछता है कि उसने ये वीडियो अपने मेन चैनल पर अपलोड क्यों नहीं किया। मुझे लगता है कि उसके चैनल का लॉगिन एक्सेस एजेंसी के पास है, ना कि उसके पास। ये जानने के बाद जी-वान काफी ज्यादा रिग्रेट फील करने लगता है, क्योंकि उसने यूनहा को काफी कुछ सुना दिया था। कुछ देर बाद यूनहा हॉस्पिटल आती है। जी-वान टहलने आया होता है तो यूनहा को देखकर वो छिप जाता है। ये यहाँ पर क्या करने आई है और मैं आखिर छिप क्यों रहा हूँ। वो यूनहा का पीछा करता है तो उसको पता चलता है कि यूनहा यहाँ बीमार बच्चों को एंटरटेन करने आई है। जब यूनहा अपना काम कर रही होती है तो जी-वान छिप कर उसको देख रहा होता है और उसको भी काफी अच्छा लग रहा होता है। अपना काम खत्म करने के बाद वो जी-वान से मिलने आती है। कई बार डोर नॉक करने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो जी-वान के लिए जो सामान लेकर आई थी गेट पर रखकर चली जाती है। फिर वो स्टोर पर आकर कुछ बियर खरीदती है। वही जी-वान बाहर वॉक पर आया होता है तो वो यूनहा को जाते हुए देखता है। यूनहा बस स्टॉप पर आकर ड्रिंक करते हुए बस का इंतजार करने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि एडवर्टाइजिंग बोर्ड के पीछे कोई खड़ा है और वो और कोई नहीं बल्कि जी-वान होता है। अब वो पकड़ा गया तो वो सामने आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बस बैठकर बियर पीने आया था। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? वैसे मैंने जो तुम्हारे लिए छोड़ा था क्या तुमने देखा? क्या तुमने मेरे लिए कुछ छोड़ा था? यूनहा उसे माफी मांगने लगती है, पर तभी जी-वान कहता है प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। बिना कुछ जाने समझे मैंने तुम्हें काफी कुछ सुना दिया था। नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरी वजह से आपको काफी परेशानी हुई है। वो दोनों एक दूसरे का सॉरी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे तुम्हारा रिब्स कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। ये सुनकर काफी अच्छा लगा। वो दोनों ही काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या बात करे। अब मैं चलती हूँ, मैं अगले स्टॉप से बस ले लूंगी। अपने हेल्थ का ध्यान रखना कहकर वो चली जाती है। जी-वान हॉस्पिटल आता है तो यूनहा के छोड़े गए प्लास्टिक बैग में एप्पल के साथ एक नोट होता है जिसमें उसने माफी मांगा होता है। अगले दिन यूनहा काम पर जा रही होती है तो रोड क्रॉस करते वक्त यूनहा और जांग यून एक दूसरे को देखते हैं। तभी अचानक यूनहा टैक्सी रुकवाती है और काफी जल्दी में वहाँ से चली जाती है। जांग यून की नजर न्यूज पर जाती है। एक मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद 42 बच्चों को फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। यूनहा ने इसी मिल्क का प्रमोशन किया था। वही जी-वान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा ही रहा होता है। तभी वो यूनहा को टैक्सी से हॉस्पिटल आते देखता है और काफी जल्दी में अंदर जाती है। जी-वान सोच में पड़ जाता है कि ये यहाँ पर क्या करने आई है और इतनी ज्यादा परेशान क्यों थी। यूनहा उस जगह पर आती है जहाँ पर बच्चों को एडमिट किया गया होता है। वो काफी ज्यादा रिग्रेट फील करने लगती है कि उसको मिल्क का प्रमोशन नहीं करना चाहिए था। यूनहा को देखकर सभी पेरेंट्स उसको पहचान जाते हैं कि इसी ने मिल्क का प्रमोशन किया था, तो वो लोग यूनहा पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। जी-वान गाड़ी में बैठकर जाने लगता है, पर कुछ ही दूर जाने के बाद वो डोंगहुई को गाड़ी रोकने को कहता है। फिर वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर आता है। टीवी पर न्यूज देखकर उसको पता चलता है कि यूनहा ने जिस मिल्क का प्रमोशन किया था उसे पीकर 42 बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। जी-वान जब वहाँ पर जाता है जहाँ बच्चों को एडमिट किया गया है तो वो यूनहा को जमीन पर गिरा हुआ देखता है और सभी पेरेंट्स उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं। एक पेरेंट उसके ऊपर मिल्क फेंकता है तो जी-वान सामने आ जाता है और यूनहा को बचा लेता है। जी-वान को देखकर यूनहा काफी हैरान रह जाती है। अपनी आंखें बंद करो और 10 तक काउंट करो। फिर वो यूनहा को अपने कंधों पर उठा लेता है और सभी पेरेंट्स से कहता है अगर अपने बच्चों की इतनी ही चिंता है तो मिल्क कंपनी पर जाकर ये मिल्क फेंको। फिर वो यूनहा को लेकर बाहर आ जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बाहर लेकर क्यों आए? क्योंकि सभी पेरेंट्स तुम पर मिल्क फेंकने वाले थे। वो लोग मुझ पर फेंकने वाले थे ना, तो तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? वो वापस से अंदर जाने लगती है। तुम अंदर जाकर क्या करोगी? क्या सारा ब्लेम फिर से खुद पर लेने वाली हो? इस इंसिडेंट का जिम्मेदार मिल्क कंपनी है, पर वहाँ से कोई नहीं आया है, तो फिर तुम क्यों सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश कर रही हो? क्योंकि मेरा वीडियो देखकर उन्होंने मिल्क पिया था, इसलिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। ठीक है, अगर तुम इसे पूरी तरह ठीक कर सकती हो तो जाओ अंदर। यूनहा कुछ भी ठीक नहीं कर सकती, इसलिए वो अंदर नहीं जा पाती है। तभी आ-यंग वहाँ पर कार लेकर आ जाता है, तो वो दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं। यूनहा कहती है मुझे लगा था कि वो अच्छी कंपनी है, वहाँ के लोग अच्छे थे, प्रोडक्ट भी अच्छा ही लग रहा था, इसलिए मैंने उनके ऊपर भरोसा किया था। मैं कितनी स्टूपिड हूँ, एक ही गलती 2 बार कर दी। जी-वान उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है, पर वो इसमें फेल हो जाता है। जी-वान यूनहा को बहुत सारे मेडिसिन देता है।
दरअसल जब यूनहा हॉस्पिटल में गिरी थी तो उसके एंकल में मोच आ गया था, तो जीवान उसको एंकल पर दवा लगा लेने को कहता है। जीवान को यूनहा की इतनी फिक्र करते देखकर आयंग स्माइल करने लगता है। वही मीहो अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर गाड़ी रुकती है। आयंग बाहर आता है तो उसके लुक्स पर मीहो फिदा हो जाती है। आयंग उसको देखकर हल्का सा स्माइल भी करता है, जिससे वो शॉक दे जाती है। तभी कार में से यूनहा बाहर आती है, जिससे वो और ज्यादा शॉक दे जाती है। यहाँ तक छोड़ने के लिए यूनहा उनको थैंक यू कहती है। आयंग यूनहा को अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है, अगर कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, हम दोनों ड्राइव पर चलेंगे। ये सुनकर यूनहा और मीहो शॉक दे जाते हैं। वही जीवान को आयंग के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। यूनहा बिजनेस कार्ड ले लेती है और मीहो के साथ अंदर जाने लगती है। तभी जीवान नोटंकी करने लगता है, अरे यार ये कोट कितना महंगा है, मिल्क की वजह से पूरा गंदा हो गया है। अब यूनहा को बचाते वक्त कोट पर मिल्क गिर गया था, तो यूनहा उससे कोट ले लेती है और कहती है धोकर उसे वापस लौटा देगी। जब जीवान घर आ जाता है तो वो आयंग से कुछ पूछना चाह रहा होता है। तभी आयंग कहता है, आप ये पूछना चाह रहे हैं ना कि जब कोई लड़की अपसेट हो तो उसे कंफर्ट कैसे करे। अरे क्या तुम दिमाग पढ़ सकते हो? इसमें दिमाग क्या पढ़ना, आपके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि आपको क्या जानना है। फिर वो जीवान को कुछ एडवाइस देता है। वही यूनहा न्यूज देख रही होती है तो मीहो टीवी बंद कर देती है। आज तुमने ऑलरेडी काफी सफर कर लिया है, तो न्यूज देखना बंद करो और घर जाओ। पर उससे पहले मुझे ये बताओ कि थर्स्टी डियर के लोगों के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या तुम लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है और क्या फ्रेंड्स बन गए हो? उन्होंने तुम्हें यहाँ पर ड्रॉप क्यों किया था और इतनी सारी मेडिसिन तुम्हें क्यों दिया उसने? उसको बस मेरी थोड़ी चिंता थी। मीहो उसके एंकल पर दवा लगा देती है। यहाँ पर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि यूनहा के 7 साल होने से पहले कोई भी उसके साथ खेलता नहीं था। उसकी मॉम हमेशा बिजी रहती थी और घर आने पर काफी थकी रहती थी। उसके डैड ने बहुत सारा कर्जा ले रखा था, तो कर्जदार से बचने के लिए वो कभी कभार घर आते थे। उसके दिन बहुत लंबे थे, टाइम उसके लिए काफी स्लो चल रहा था। खेलने के लिए कोई था नहीं, तो टाइम पास करने के लिए बार बार सीढ़ियों पर चढ़ती और उतरती रहती थी। फिर उसकी जिंदगी में जैंग नाम का लड़का आया था, जो उसका दोस्त बना और उसके साथ खेलता रहता था। उसका बचपन जिस तरह बीता था वैसा बचपन किसी दूसरे बच्चे का ना गुजरे, इसलिए उसने बच्चों के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था और ये काम करने में उसको बहुत मजा आता है। अगले दिन यूनहा हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर से उन बच्चों के बारे में पूछती है जो फूड पॉइजनिंग की वजह से यहाँ एडमिट हुए थे। तो डॉक्टर बताते हैं कि सभी लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। ये सुनकर यूनहा को रिलीफ मिलता है कि उन बच्चों को कुछ नहीं हुआ। फिर वो एजेंसी आती है तो सीईओ उसके ऊपर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उस मिल्क का प्रमोशन करने का फैसला उसका खुद का था, ना कि एजेंसी का। तो सीईओ उससे पूछता है कि उसकी वजह से जो बखेड़ा खड़ा हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे लेगी। मैं सभी से माफी मांग लूंगी और जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं वीडियो पोस्ट करना बंद कर दूंगी। यूनहा जब जा रही होती है तो उससे मिलने एना नाम की लड़की आती है। एना भी इसी एजेंसी के लिए काम करती है और वो काफी पॉपुलर है। मैंने सुना कि तुम ब्रेक पर जा रही हो, आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? टाइम के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता, पर लगता है कि तुम अपने काम को लेकर सीरियस ही नहीं हो। यूनहा के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। क्या तुम मिस्टर जीवान को अच्छे से जानती हो? वही बंदा जो थर्स्टी डियर का सीईओ है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? वो एक ऐसी कंपनी का सीईओ है जहाँ सिर्फ एक्स क्रिमिनल्स काम करते हैं। वो रेयरली पब्लिक इवेंट्स अटेंड करता है। उसके वेबसाइट और कंपनी के आर्टिकल कहीं पर भी उसका कोई फोटो नहीं है। गवर्नमेंट से मिलने वाले सभी अवार्ड्स को उसने लेने से मना कर दिया है। इन सब के अलावा तुम्हें उसके बारे में कुछ और पता है क्या? यूनहा कहती है कि उसको कुछ नहीं पता है, तो एना चली जाती है। फिर हम जीवान को उसके ऑफिस में देखते हैं। डोंगहुई कहता है, आपके कहने पर हमने उन बच्चों को वीआईपी रूम में ट्रांसफर करवा दिया था। उनकी कंडीशन अच्छी होने के बाद सबको डिस्चार्ज कर दिया गया है। साथ ही हमने उनको लीगल सपोर्ट भी दिया है ताकि कंपनी के खिलाफ लॉ सूट फाइल कर सके। जीवान को सब कुछ बताने के बाद डोंगहुई जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एना आती है। वो डोंगहुई को बताती है कि वो मिस्टर जीवान से मिलने आई है। वही यूनहा को कॉल आता है जो कि जांगयुन की असिस्टेंट सू हियोन ने किया होता है, पर यूनहा को लगता है कि ये कोई स्कैम कॉल है, तो वो कॉल कट कर देती है। जांगयुन ऑफिस आता है तो सू हियोन उसको बताती है कि कैट क्लब में जो असॉल्ट केस हुआ था उसका एक विटनेस है जो कि यूनहा है। ये जानने के बाद जांगयुन उसको कॉल करता है और बताता है कि मैं सियोल प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बोल रहा हूँ। यूनहा का टाइम ऑलरेडी खराब चल रहा है और उसको लगता है कि ये स्कैम कॉल है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और जांगयुन को काफी कुछ सुना देती है। जांगयुन उसको बताता है कि वो सच में प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बोल रहा है। कैट क्लब में जो असॉल्ट केस हुआ था वो उसकी विटनेस है, तो उसी के बारे में पूछताछ करने के लिए उसने कॉल किया है। यूनहा सोच में पड़ जाती है कि कहीं सच में प्रोसिक्यूटर ऑफिस से कॉल तो नहीं आया है, तो वो डर के मारे कॉल कट कर देती है। वो वापस से कॉल करती
करती है तो कंफर्म हो जाता है कि कॉल सच में प्रोसिक्यूटर ऑफिस से आया है। वही जीवान पूछता है, कौन हो तुम? क्या आप मुझे नहीं जानते हैं? क्या तुम मुझे जानती हो? क्या आप टीवी नहीं देखते हैं? हाँ, देखता हूँ कभी कभार, और फिर भी मुझे नहीं जानते हो? तुम्हें जानना जरूरी है क्या? लोगों का मुझे जानना नेचुरल है क्योंकि मैं टीवी पर हर जगह थी। वो जीवान को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाती है। मैं यहाँ पर अपना कर्जा चुकाने आई हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि उसने $60,000 कर्जा लिया था। जीवान कहता है ये वो कंपनी नहीं है। इस बिल्डिंग के ऑपोजिट में किटी मनी ऑफिस है, वहाँ जाकर अपना कर्जा सेटल कर लेना कहकर वो चला जाता है। यूना को एना ने कहा था अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मेरा घर साफ करने का काम करोगी? तो यूना उसी काम के लिए एना को मैसेज करती है। वही मिस्टर पार्क जांगयून को बताते हैं कि जीवान जिस एम्प्लॉय को ढूंढ रहा है उसका नाम यून ताक है। उसके नाम पर 2 ड्रग्स के केसेस दर्ज हैं। ये बंदा थाईलैंड के ड्रग रिंग से बिलोंग करता है। इसने ड्रग रिंग के सभी मेंबर्स को एक्सपोज किया था। वो जांगयून को कैंडी ड्रग्स का फोटो दिखाते हैं। एक नए रिंग ने इस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया है जिसके लीडर का नाम दाविन है। उनके पास फोटो भी होता है। इस फोटो के कॉर्नर पर देखिए, ये तो यूनताक है। सिर्फ एक इंसान जिसका नाम यूनताक ने एक्सपोज नहीं किया था वो दाविन है। वही जीवान होटल कैट में आकर यांग हुई से मिलता है। पता नहीं कितने दिनों बाद मुझसे मिलने आए हो और खाली हाथ आ गए। लगता है कि तुम अंधे हो गए हो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं 120 कॉफी के स्टिक्स लेकर आया हूँ? अबे कुछ और लेकर आ जाता। पर तुम्हें तो इंस्टेंट कॉफी बहुत पसंद है ना? जीवान उसके सामने कैंडी ड्रग्स फेंकता है और कहता है यूनताक को फिर से इस चीज में मत घसीटो क्योंकि उसने अपने हाथ धो लिए हैं, इसलिए उसे छोड़ दो। अबे तू अपने बंदे को यहाँ आकर क्यों ढूंढ रहा है? तुम थाईलैंड के रूट के बारे में पता कर रहे हो, ये जानने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। जीवान तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब जानते हो? मुझे जो जानना होता है मैं बस वही जानता हूँ। तो एक बात दिमाग में बिठा लो कि मैं यूनताक को ढूंढ कर रहूंगा। उसके बाद जीवान जिम में बैठा होता है तो उसको ढूंढते हुए आयंग वहाँ पर आता है। तो आप यहाँ पर है, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या तुम यूनताक के घर गए थे? उसकी बहन घर पे अकेली थी क्योंकि उसकी दादी काम पर गई थी। आप जानते ही है कि वो कितनी जिद्दी है, उसने बात करने से मना कर दिया। ऐसा लग रहा है कि यूनताक घर आता रहता है। आपको क्या लगता है कहीं यूनताक अपनी मर्जी से तो नहीं गया है? तो जीवान कहता है मुझे नहीं पता है। फिर हम यूना को देखते हैं जो कि जीवान के कोट को देख रही होती है जो ड्राई क्लीन होकर आ गया है। वो उस मोमेंट को याद करती है जब जीवान उसको उठाकर हॉस्पिटल के बाहर लेकर आया था। उसको मुझे उस तरह उठाने की क्या जरूरत थी? मैं कोई चावल की बोरी थोड़ी ना हूँ। कोट का एक बटन टूट गया होता है तो यूना बटन को सिल देती है, जिसके बाद वो कोट को पहन कर देखती है। उसका शोल्डर कितना चौड़ा है और हाथ कितने लंबे हैं। तभी उसको एना का मैसेज आता है। उसने कहा होता है कल 10 बजे मेरे घर आ जाना। वही जीवान सोने से पहले यूना के वीडियोस देखने जाता है तो उसके चैनल पर एक भी वीडियो मौजूद नहीं होता है। अरे हुआ क्या है, उसके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं? वो काफी परेशान और सैड हो जाता है। अगले दिन यूना एना के घर पे सफाई का काम करने आती है। एना उसको घर के बारे में सब कुछ बताकर काम पर चली जाती है। वही जीवान अपने बेड पर बैठा होता है। वो पूरी रात सोया नहीं है। तभी वहाँ पर आयंग आता है और कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए? जीवान मन में कहता है मुझे यूना के वीडियोस चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं चलता हूँ। सुनो, क्या तुम्हें किसी ने कॉल किया था? मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ पर मेरे पास कोट नहीं है। आयंग देखता है कि उसके क्लोसेट में काफी सारे कोट्स मौजूद हैं। उसने जो कोट मुझसे ड्राई क्लीन के लिए लिया था, क्या वो कोट अब तक रेडी नहीं है? क्या उसने कॉल नहीं किया था? वही यूना एना का घर देख रही होती है। उसका घर बहुत बड़ा है। एना को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है। मीहो का एक हेयर सैलून है और वहाँ पर आयंग आता है। उसको देखकर मीहो हैरान रह जाती है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ पर अपने बालों के लिए आया हूँ। पर तुम्हारे बाल तो काटने लायक तो नहीं है। मैं अपने बालों को वॉश करवाने आया हूँ। सलून का नाम मीहो हेयर है, इसका मतलब तुम्हारा नाम मीहो है, सही कहा ना? मीहो उसको जैकेट उतारने को कहती है। आयंग का शू लेस खुला होता है तो मीहो बांध देती है। आयंग पहली बार यहाँ आया है तो मीहो के लिए अपने कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आया होता है जो कि वो उसको दे देता है। तभी मीहो को यूना का कॉल आता है। यूना उसको बताती है कि वो अभी कहाँ पर है और क्या करने गई है। उनकी बातें आयंग सुन लेता है तो वो जीवान को मैसेज कर देता है, ये रही कोट की लोकेशन जो आपको चाहिए। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो आप खुद ही कोट लेने चले जाइए। एना का घर पूरी तरह साफ करने के बाद यूना कचरा लेकर जा ही रही होती है। तभी एना घर आ जाती है और अपने साथ 2 लड़कियों को भी लेकर आई होती है। वो दोनों भी क्रिएटर्स हैं और मैक्रोन एजेंसी के लिए ही काम करती है। यूना, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे हाथों में कचरा क्यों है? कहीं तुमने तो घर को साफ नहीं किया है? हाँ, मैंने ही साफ किया है, कहकर वो चली जाती है। तो एना उसके पीछे जाती है। जीवान उस लोकेशन पर पहुँच जाता है। मुझे बिल्डिंग 101 में जाना है। वो अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है खुद को संभाल जीवान, मैं यहाँ पर सिर्फ अपना कोट लेने आया हूँ, मैं किसी और इंटेंशन से नहीं आया हूँ। फिर वो अंदर जाने लगता है पर तभी वो यूना को बाहर आते हुए देखता है तो खंबे के पीछे छिप जाता है। एना यूना
यूनहा से कहती है तुम अपने काम के पैसे लेना भूल गई। वो यूनहा को पैसे देती है जो कि $1000 होता है। ये तो काफी ज्यादा है, लग रहा है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो रख लो। मैं नहीं रख सकती, मैं घर जाकर तुम्हें कुछ पैसे वापस ट्रांसफर कर दूंगी। तुम जानती हो कि मैं उन लोगों को जानबूझकर यहाँ लेकर आई, पर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें बढ़िया सा रिएक्शन देना चाहिए था ना, तुमने मेरा सारा मजा किरकिरा कर दिया। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है जिससे तुम मुझसे नफरत करो। मुझे तुम जैसे लोगों से इसलिए नफरत है क्योंकि तुम लोग अपने काम को मजाक की तरह लेते हो। यूनहा उसको कोई जवाब नहीं देती है और जाने लगती है। तभी एना नोटिस करती है कि खंबे के पीछे तो कोई छुपा हुआ है। मिस्टर जीवान, ये आप है ना? यूनहा भी उसको देख लेती है। वो समझ जाती है कि जीवान ने सब कुछ सुन लिया है। वो थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करने लगती है तो वो चली जाती है। जीवान उसके पीछे जाने वाला होता है पर एना उसको पकड़कर रोक लेती है और उससे ढेर सारे सवाल पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसको कैसे पता चला कि वो यहाँ रहती है, वगैरह वगैरह। रात को यूनहा टेंट बार में ड्रिंक करने आती है तो उसका पीछा करते हुए जीवान भी वहाँ पर आ जाता है। तुम यहाँ कैसे? तुम तो एना के घर गए थे ना? जीवान उसके साथ बैठ जाता है और पीने के लिए सोडा ऑर्डर करता है क्योंकि वो शराब नहीं पीता है। तुम घर पर क्यों नहीं गई और इतनी रात को यहाँ क्यों आ गई? बहुत रात कहाँ हुई है, सिर्फ 8 ही तो बजे हैं। वैसे क्या तुम एना को लाइक करते हो? ये सुनकर जीवान शॉक दे जाता है। मेरा मतलब वो प्रेटी है, स्मार्ट है, पॉपुलर है और उसके एवरेज 1 लाख लाइक्स आते हैं, तो ऐसी लड़की को कौन ही लाइक नहीं करेगा। पर मैं तो उसके वीडियोस भी नहीं देखता हूँ। क्या तुम बच्चों वाली वीडियोस नहीं देखते हो? तुम आखिर देखते क्या हो? तुमने किन किन चैनल्स को सब्सक्राइब किया है? मैंने सिर्फ एक चैनल को सब्सक्राइब किया है पर फिलहाल अभी वो चैनल एक्टिव नहीं है। जीवान उसके ही चैनल के बारे में बात कर रहा है पर उसको समझ नहीं आता है। वही जांग यून घर पर काम कर रहा होता है तो उसको एक पुरानी बात याद आता है। वो एक ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था पर उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। जाते वक्त बहुत ज्यादा बारिश होने लगी थी और जांग यून के पास छाता नहीं था। उसी दिन उसकी मुलाकात यूनहा से हुई थी और उसने जांग यून को एक बच्चों वाला छाता दिया था। उस छाते को जांग यून ने अब तक संभाल कर रखा है। कल वो यूनहा से मिलने वाला है, इसके लिए वो काफी एक्साइटेड है। यूनहा जीवान को अपना एक सीक्रेट बताती है कि उसको क्यों गुंडे बदमाश से नफरत है। उसके डैड ने गैंगस्टर से काफी कर्जा लिया था तो जब भी गुंडे बदमाश पैसे मांगने आते थे तो उसके घर में तोड़ फोड़ मचा कर जाते थे। तुम्हारे साथ जो हुआ था उसके लिए आई एम सॉरी। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? जब मैं छोटी थी तो तुम मेरे घर थोड़ी ना आए थे। वैसे क्या तुम सच में गैंगस्टर थे? तुम क्या जानना चाहती हो? अगर तुम गैंगस्टर नहीं होते तो काफी अच्छा होता। हाँ, काश के ऐसा ही होता। यूनहा बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो जीवान उसको उठाकर ले जाने लगता है पर ये सच नहीं होता है। जीवान ने गलती से सोजो पी लिया था। जरा सा पीने से उसको चढ़ जाती है, इसलिए वो कभी भी ड्रिंक नहीं करता है। जीवान को बहुत ज्यादा चढ़ गई होती है तो यूनहा उसको ले जाने लगती है पर जीवान बहुत ज्यादा भारी होता है तो यूनहा उसको संभाल नहीं पा रही होती है तो वो जीवान को बिठा देती है और टैक्सी बुक करने लगती है। इतने में जीवान वहाँ से गायब हो जाता है तो यूनहा उसको हर जगह ढूंढने लगती है और जीवान उसको बच्चों के प्लेग्राउंड में मिलता है। नशे में होने की वजह से वो बच्चों की तरह खेल रहा होता है। जीवान का ऐसा रूप देखकर यूनहा काफी हैरान रह जाती है। जीवान यूनहा को भी खेलने को कहता है। दोनों साथ में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और बहुत मजे करते हैं। खेलने के बाद वो दोनों जमीन पर लेटकर आराम करने लगते हैं। बातों ही बातों में यूनहा को पता चलता है कि जीवान ने उसके वीडियोस देखा है। इतने सालों बाद इस तरह खेल कर उसको बहुत मजा आया तो वो जीवान को थैंक यू कहती है। यूनहा को लगता है कि वो किसी भी चीज में अच्छी नहीं है तो जीवान उसको समझाता है कि ये सच नहीं है, वो काफी चीजों में अच्छी है, इसलिए वीडियोस बनाना बंद मत करो। मैंने बंद नहीं किया है, बस कुछ टाइम के लिए ब्रेक पर हूँ। ऐसा है तो ब्रेक पर होने के बाद भी वीडियोस बनाती रहो क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं तुम्हारी वीडियोस को मिस कर रहा हूँ, मुझे उन्हें देखना है। ये सुनकर यूनहा काफी सरप्राइज रह जाती है। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। यूनहा खुद को संभालती और उठने की कोशिश करती है पर गलती से जीवान के ऊपर गिर जाती है। मिस मिनी, तुम जितनी दिखती हो उससे ज्यादा भारी हो। ये सुनने के बाद यूनहा जल्दी से उठ जाती है। जीवान काफी ज्यादा नशे में होता है और घर जाने के लिए उठ ही नहीं रहा होता है। तभी जीवान के फोन में आयंग का कॉल आता है तो यूनहा फोन उठाती है और उसको वहाँ पर बुला लेती है। आयंग यूनहा से कहता है चलिए मैं आपको भी घर तक छोड़ देता हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। आयंग जीवान को लेकर चला जाता है। अगले दिन जीवान सोकर उठता है तो कल रात को उसने जो कुछ किया था याद आने पर काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगता है। वही यूनहा तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर जीवान के कोट पर जाती है। मुझे कल ही उनको ये दे देना चाहिए था। तभी उसको याद आता है कि आयंग ने उसको बिजनेस कार्ड दिया था। वो कार्ड देखती है तो वो जीवान का बिजनेस कार्ड होता है। अरे मुझे तो लगा था कि ये उसके ड्राइवर का बिजनेस कार्ड है। वही जीवान इसी सदमे में होता है कि वो अब यूनहा के सामने कैसे जाएगा। होंगी जीवान को कॉल करके मीटिंग रूम में आने को कहता है। यूनहा जांगयून से मिलने के लिए प्रोसिक्यूटर ऑफिस आती है। उसको जब जांगयून का नाम पता चलता है तो वो काफी सरप्राइज्ड रह जाती है। क्या सच में आपका नाम जांगयून है? क्या यही आपका
बर्थ नेम है, आपने अपना नाम चेंज तो नहीं किया था? जी नहीं, मेरा नाम हमेशा से ही यही है। जांग यून कंप्यूटर में यूनहा का पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखने लगता है। आपका नाम यूनहा है और आपकी उम्र 30 है। तभी यूनहा पूछती है, वैसे आपकी उम्र क्या है? मैं 36 साल का हूँ। क्या बचपन से ही आपका सपना प्रोसिक्यूटर बनना था? यूनहा के इतने सारे सवाल पूछने की वजह से जांग यून और उसके असिस्टेंट्स काफी हैरान रहते हैं। देखिए मिस यूनहा, मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, ना कि आपको मेरे सवालों के जवाब देने हैं। यूनहा उसको ही घूरे जा रही होती है, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो उससे कैट क्लब में हुए असॉल्ट केस के बारे में पूछता है, जिसमें जीवान शामिल था। यूनहा बताती है कि जीवान ने कुछ नहीं किया था, उसको बस गलतफहमी हो गई थी। क्या वहाँ पर जीवान के अलावा कोई और भी मौजूद था? वहाँ पर एक आदमी था जिसके गाल पर निशान था। जांग यून उसको फोटो दिखाता है। हाँ, यही आदमी था। क्या आप बता सकती है कि इस आदमी और जीवान के बीच क्या बात हुई थी? दरअसल सब कुछ होने के बाद में वहाँ पर पहुँची थी। मैंने नहीं देखा था कि वहाँ पर असल में क्या हुआ था। मिस्टर जीवान ने बोतल का टुकड़ा अपने हाथों में पकड़ रखा था, जिससे मुझे गलतफहमी हो गई थी। पूछने के लिए माफी चाहता हूँ, पर क्या मिस्टर जीवान से आपकी जान पहचान है? क्योंकि उसका नाम आप काफी आसानी से ले रही हैं। उस क्लब में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद हम दोनों कई बार मिल चुके हैं। आपकी वीडियो की वजह से थर्स्टी डियर कंपनी को काफी परेशानी हुई थी। तो क्या उसने आपको धमकाया था या फिर कुछ डिमांड किया था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो वीडियो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वही जीवान मीटिंग में होता है। होंगी बता रहा होता है कि कंपनी के इमेज को कैसे अच्छा करे। हमें एना जैसी एक ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत है। पर जीवान का मीटिंग पर जरा भी ध्यान नहीं होता है। कल रात की बात की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो काफी सारे पेपर्स फाड़ चुका होता है, यहाँ तक कि मीटिंग रूम में उसको यूनहा दिखने लग जाती है। पर वो जैसे तैसे खुद को संभालता है। फिर वो यूनहा को मैसेज करने जाता है, पर गलती से यू शिट मैसेज हो जाता है। इससे वो और ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इससे होंगी को ऐसा लगता है कि जीवान को उसका आइडिया पसंद नहीं आया है। जांग यून यूनहा को अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है, अगर आपको कुछ और याद आए तो मुझे कॉल करिएगा। जाते वक्त यूनहा सोच रही होती है कि क्या यही वो जैंग है जिससे वो बचपन में मिली थी। तभी वहाँ से एक बंदा स्कूटर लेकर गुजरता है तो यूनहा के ऊपर पानी पड़ने वाला होता है, पर जांग यून आकर उसको बचा लेता है। यूनहा अपने छाते को पहचान लेती है। क्या आपको मैं याद हूँ? यूनहा याद करती है और कहती है, अरे वो आप ही है ना जो उस दिन रिजेक्ट हुए थे। जब उस लड़की ने जांग यून को रिजेक्ट किया था तो यूनहा ने देखा था। अब जांग यून थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करने लगता है तो कहता है, आपको गलतफहमी हो गई है, मैं रिजेक्ट नहीं हुआ था। वैसे क्या आप मुझे जानते हैं? क्या आप मेरे सब्सक्राइबर हो? क्या आपने मेरे वीडियोस पर कोई कमेंट किया था? क्योंकि मुझे ज्यादातर यूजर नेम याद रहता है। एक सेकेंड, कहीं आप जस्टिस तो नहीं है? जब लोग यूनहा के वीडियोस पर बैड कमेंट्स कर रहे थे तो जांग यून ने कमेंट में कानून की धारा लिखा था कि ऐसे बैड कमेंट्स करने पर क्या सजा हो सकती है। जांग यून झूठ बोल देता है कि मैं वो नहीं हूँ, मैंने कभी कमेंट किया ही नहीं था। जांग यून जाने लगता है तो यूनहा कहती है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पर तभी जांग यून को काम से रिलेटेड कॉल आ जाता है। आपको मुझसे जो कुछ भी पूछना है मुझे कॉल कर पूछ लीजिएगा, कहकर वो चला जाता है। वही जीवान ये सोचकर काफी परेशान होता है कि उसने जो मैसेज किया था उसे देखकर यूनहा उसके बारे में क्या सोचेगी। वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाता है और यूनहा को कॉल करता है। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, कुछ बहुत सीरियस नहीं है, बस मैंने जो मैसेज भेजा था उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, तो प्लीज उसे पढ़े बिना ही डिलीट कर दो। तभी यूनहा एक आदमी से कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरा अपार्टमेंट है, मैं यहाँ पर रहती हूँ, तो आप मेरे परमिशन के बिना मेरा सामान क्यों बाहर निकाल रहे हैं? तो आदमी कहता है, आपके बॉस के ऑर्डर पर मैं ऐसा कर रहा हूँ। कॉल कट नहीं हुआ होता है तो जीवान भी सारी बातें सुन लेता है। यूनहा एजेंसी आकर मिस्टर किम से मिलती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो अपार्टमेंट एजेंसी ने तुम्हें रहने के लिए दिया था, पर आज एजेंसी के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो तुम्हें घर और कंपनी दोनों से निकाल दिया गया है। वो मिस्टर किम से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, पर वो यूनहा की एक नहीं सुनता है। एना होंगी को फोन करती है और कहती है, कल लंच पर मिलते हैं, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। आयंग सब कुछ पता करके जीवान को बताता है कि एजेंसी के साथ यूनहा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो उसको एजेंसी और अपार्टमेंट से निकाल दिया गया है। क्या उसकी फैमिली है? मुझे सब कुछ तो पता नहीं चल पाया है, पर उसकी फैमिली सियोल में नहीं रहती है। यूनहा मीहो को कॉल करती है तो उसको पता चलता है कि आज मीहो के डैड का बर्थडे है, तो उसकी पूरी फैमिली आई हुई है और कुछ दिन यहीं पर रुकने वाले हैं। ये जानने के बाद वो मीहो को नहीं बताती है कि वो बेघर हो गई है, क्योंकि वो उसको और उसकी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। वो अपना बैग और जीवान का कोट लेकर बस स्टॉप पर खड़ी होती है, पर उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो यूनहा टहलते टहलते उस नेबरहुड में आ जाती है जहाँ पर वो बचपन में रहा करती थी। सीढ़ियों को देखकर उसको वो मोमेंट्स याद आता है जब वो जैंग के साथ वहाँ पर खेला करती थी। एक डम्पलिंग शॉप जहाँ पर बैठकर वो जैंग के साथ डम्पलिंग्स खाया करती थी। तभी बारिश होने लगती है तो वो दौड़ते हुए छिपने की जगह ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर उस जगह पर जाती है जहाँ पर जैंग रहा करता था। एक रात को यूनहा जैंग के घर आई थी और काफी ज्यादा डरी हुई थी,
क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा था। तो जैंग उसको अपने घर के अंदर लेकर आया था। दरवाजा बंद करते वक्त उस आदमी ने दरवाजा पकड़ लिया था। उस आदमी से बचने के लिए वो दोनों भागने लगे थे। जैंग ने यूनहा को डस्टबिन में छुपा दिया था और कहा था जब तक मैं न कहूँ यहाँ से बाहर मत आना। कुछ देर बाद यूनहा ने जैंग के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। वो कह रहा था मुझे छोड़ दो। इन बातों को याद करके वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर जीवान आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। मिस्टर जीवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी तुमसे यही पूछना है। यूनहा उसको उसका कोट दे देती है। जीवान उसके पास बैग देखता है तो यूनहा कहती है मैं वेकेशन पर जा रही थी, पर बारिश की वजह से मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ गया। क्या तुम यहीं पर रहते हो? हाँ, मैं वहाँ ऊपर रहता हूँ। जैंग जिस घर में रहा करता था वहाँ अब जीवान रहता है। जानने के बाद वो पूछती है कि तुम कब से यहाँ पर रह रहे हो? मुझे यहाँ आए 8 साल हो चुके हैं। यूनहा के पास अभी रहने के लिए घर नहीं है और इतनी तेज बारिश में वो कहाँ जाएगी सोचकर जीवान को अच्छा नहीं लग रहा होता है। यूनहा कहती है अब मैं चलती हूँ। तभी जीवान यूनहा को रोकने के लिए बहाना बनाता है। मेरा ये कोट बहुत ज्यादा महंगा है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कोट अच्छे से साफ हुआ है कि नहीं, तो तब तक तुम्हें मेरे घर पर रुकना होगा। यूनहा इसके लिए मान जाती है। आयंग यूनहा को ढूंढते हुए मीहो के पास आया होता है। जीवान उसको फोन करके यूनहा के बारे में बता देता है। मीहो उससे पूछती है कि क्या पता चला कि यूनहा कहाँ पर है? तुम चिंता मत करो, वो मेरे बॉस के साथ है। ये जानकर मीहो थोड़ा परेशान हो जाती है। अरे मेरे बॉस डरावने जरूर है पर तुम उन पर भरोसा कर सकती हो। एक बात बताओ, क्या तुम उनके राइट हैंड हो? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। ये सुनकर वो डर कर थोड़ा पीछे हट जाती है और कहती है तो क्या इसका मतलब तुम भी एक्स क्रिमिनल हो? मैं नहीं हूँ पर शायद हो सकता था। मैंने एक क्राइम किया था पर मैं पकड़ा नहीं गया था। मैं लकी था। इसमें लकी जैसा क्या है? ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। तुम्हें तो पकड़े जाना चाहिए था और अपने किए की सजा मिलनी चाहिए थी ताकि तुम वो गलती दोबारा मत करो। उसकी बातें सुनकर आयंग हंसने लग जाता है और कहता है हाँ, तुमने सही कहा, काश के ऐसा ही हुआ होता। तो ठीक है, अब तुम अंदर चली जाओ, मैं भी चलता हूँ। तभी मीहो पूछती है क्या तुमने खाना खाया? तुम पूरे दिन यूनहा को ढूंढ रहे थे। अगर तुमने नहीं खाया है तो अंदर आकर खाना खा लो, पर मुझे अभी भूख नहीं लगी है। ऐसा है तो ठीक है, मैं चलती हूँ। यूनहा भीग गई थी तो अपने कपड़े चेंज कर लेती है। वो अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट का कमेंट चेक करती है तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया होता है कि प्लीज आप वापस आ जाइए, हमें आपके वीडियोस देखने हैं। इन कमेंट्स को पढ़कर यूनहा काफी इमोशनल हो जाती है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है और जीवान से कहती है तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, मैं यहाँ पर 5 लोगों के साथ रहता हूँ, क्या तुम मैरिड हो? जीवान के रिएक्शन से वो समझ जाती है कि वो मैरिड नहीं है। वॉशरूम यूज करने देने के लिए थैंक यू, तो अब मैं चलती हूँ। यूनहा को यहाँ पर कुछ देर और रोक कर रखने के लिए वो कहता है क्या तुम रेमन खाना चाहोगी? यूनहा को भूख लगी होती है तो वो मान जाती है। जीवान जब रेमन बनाकर लाती है तो यूनहा सो गई होती है तो जीवान उसको कंबल उड़ा देता है। अगले दिन मानहो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। होंगी डोंगहुई से कहता है हमारे घर पर एक गेस्ट आया हुआ है, क्या सरप्राइज है? क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? मुझे नहीं पता है। यूनहा की नींद खुलती है तो खुद से कहती है अरे यार, मैं यहीं पर सो गई थी। फिर वो बाहर आती है तो उसको देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम हमारे घर पर कैसे आ गई? तुम्हारा बाकी का क्रू कहाँ पर है? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, सिर्फ मैं ही यहाँ पर मौजूद हूँ। ओह, तो तुम हमारे बॉस की गेस्ट हो? अरे काहे की गेस्ट, ये तो हमारी दुश्मन है। तो आप उठ गई, बैठ जाइए, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। यूनहा को अब समझ आ गया कि जीवान इस घर में किन लोगों के साथ रहता है। तभी वहाँ पर जीवान आता है तो सभी लोग उसको ग्रीट करते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं। तुम सभी लोग ऐसे खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। यूनहा के यहाँ पर होने से जयसू जरा भी खुश नहीं होता है। यूनहा को पता चलता है कि ये लोग खाने से पहले प्रे करते हैं। जयसू कहता है मैं एक ही टेबल पर अपने दुश्मन के साथ बैठकर नहीं खा सकता। अरे हमारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी ना। मिस मिनी ने हमारे लिए ओरिजिनल फुटेज पोस्ट किया था, क्या तुम भूल गए? उस वीडियो की वजह से जो कुछ भी हुआ था उसके लिए यूनहा उन सभी से माफी मांगती है। मैंने सुना कि इस सब के पीछे तुम्हारे एजेंसी का सीईओ था, ये बॉस ने हमें बताया था। जीवान कहता है जिसे नहीं खाना है वो जा सकता है। तो जयसू चुपचाप खाने लगता है। मानहो यूनहा को ही घूरे जा रहा होता है क्योंकि उसको अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि उनके घर पर एक लड़की आई हुई है। खाने के बाद बर्तन धोने में यूनहा मानहो की मदद करने जाती है पर वो मदद नहीं लेता है। डोंग हुई टेबल साफ कर रहा होता है तो वो उसकी मदद करने जाती है पर वो भी मना कर देता है। होंगी सेल्फी ले रहा होता है तो यूनहा उससे कहती है लाओ मैं तुम्हारी फोटोज खींच देती हूँ, पर वो भी मना कर देता है। जीवान युनताक की बहन से मिलने जा रहा है ताकि युनताक के बारे में पूछ सके, पर आयंग उसको अकेले जाने से मना करता है क्योंकि पिछली बार जब वो अकेले गया था तो बच्ची को डरा दिया था, पर वो उन 5 में से किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि वो सभी बिजी है। उनकी बातें यूनहा सुन लेती है तो कहती है क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? अब यूनहा बच्चों को अच्छे से संभाल लेती है तो आयंग उसको जीवान के साथ भेज देता है। कैट क्लब में यूनहा को जो गलतफहमी हो गई थी उसके लिए वो जीवान से माफी मांग लेती है। जीवान को भी गलतफहमी हो गई थी कि यूनहा ड्रग्स
ड्रग्स बेचती है तो वो भी यूनहा से माफी मांग लेता है। तुम अपने उस एम्प्लॉय को क्यों ढूंढ रहे हो? वो पहले ड्रग्स का धंधा करता था, वो अचानक गायब हो गया है, इसलिए उसे ढूंढ रहा हूँ। वैसे तुम अपनी कंपनी में सिर्फ एक्स क्रिमिनल्स को क्यों हायर करते हो? एक्स क्रिमिनल्स के लिए वापस से क्राइम के रास्ते पर जाना काफी आसान होता है, तो मैं सिर्फ उनको रास्ता दिखाता हूँ, उन्हें सुधरने और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का मौका देता हूँ। वो एक्स क्रिमिनल से जानते हुए भी उन पे भरोसा करते हो? सच कहूँ तो मैं उन लोगों पर भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि एक्स क्रिमिनल्स का मन कब बदल जाए कोई नहीं जानता। होंगी एना से मिलता है और पूछता है कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। एना बताती है कि वो उसकी कंपनी के साथ काम करना चाहती है, क्योंकि उसके ऊपर एक कर्ज है जो उसको सेटल करना है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ली गैंग ने एना को पकड़ रखा था। मैंने कोई कर्जा नहीं लिया है तो मैं क्यों चुकाऊं? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मुझे जाने दो। ली गैंग कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और कहता है तुम्हारे बाप ने हमसे $80,000 लिए थे, पर कर्जा चुकाए बिना ही वो भाग गया, तो उसकी बेटी होने के नाते तुम्हें कर्जा चुकाना होगा। $20,000 सिर्फ 2 साल में $80,000 कैसे हो गया? तभी वहाँ पर जीवान आता है और ली गैंग से वो पेपर लेकर उसे फाड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है, तो एना उसके पीछे आती है। सुनिए मिस्टर, आपको क्या लगता है कि ये सब करके आप मुझे खरीद सकते हैं? लोग पैसों से खरीदे नहीं जा सकते। आप चाहते हैं कि मैं यकीन कर लूं कि मेरी मदद करने के बदले आपको कुछ नहीं चाहिए? तुम कह रही थी ना कि ये तुम्हारा कर्जा नहीं है, तो भूल जाओ इसे और घर जाओ, कहकर वो चला जाता है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। जीवान यूनहा के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बच्ची जीवान को देखकर कहती है यहाँ से चले जाओ। ये देखकर यूनहा उससे बात करने आती है। तुम्हारा नाम यून ही है ना? मैं मिस मिनी हूँ। तुम्हारा भाई जिस कंपनी में काम करता है वो आदमी उस कंपनी का मालिक है। वो तुम्हारा घर देखना चाहता है, तो हमें तुम्हारा परमिशन चाहिए। अगर तुम परमिशन नहीं दोगी तो वो अंदर नहीं जाएगा। मेरे भैया ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो आदमी तुम्हारे भाई को तुमसे दूर ले जाने के लिए नहीं आया है, उसको भी तुम्हारे भाई की चिंता है, तो वो उसे ढूंढने आया है। ये सब सुनकर वो बच्ची परमिशन दे देती है। तो जीवान घर के अंदर आकर घर की तलाशी लेता है, पर उसको यूनताक से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलता है। उस बच्ची के पास एक पतंग होता है जो टूट गया होता है, जिसको यूनहा ठीक कर देती है। फिर वो उस बच्ची के साथ खेलने लगती है और उन दोनों को खेलते हुए देखकर जीवान को काफी अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर जांग यून आ जाता है। मिस यूनहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यूनहा का नाम जानकर जीवान काफी हैरान रह जाता है। वो अब तक मिस मिनी का नाम नहीं जानता था। मैं प्रोसिक्यूटर जांग यून हूँ और ऐसा कोई प्रोसिक्यूटर नहीं है जो बुलडॉग गैंग के लीडर जीवान को नहीं जानता। जीवान उसको बिजनेस कार्ड देता है। मैं मीट प्रोसेसिंग कंपनी का CEO जीवान हूँ। जांग यून यूनहा से पूछता है कल तुम घर अच्छे से पहुँच गई थी ना? हाँ, मैं सेफली पहुँच गई थी। फिर वो उस बच्ची से बात करता है। मुझे पता चला था कि तुमसे मिलने बुरे लोग आ रहे हैं, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। पर लकीली तुम एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ हो। इनका एक एम्प्लॉय मिसिंग है, तो हम उसी को ढूंढने आए थे। क्या इसने तुम्हें मिसिंग एम्प्लॉय के हिस्ट्री के बारे में बताया था? मिस्टर जीवान, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना? ये जानते हुए भी कि यहाँ पर खतरा हो सकता है, तुम मिस यूनहा को अपने साथ लेकर आ गए। अगर मेरी जगह कोई गैंगस्टर गाड़ी से बाहर निकलता और मिस यूनहा पर हमला कर देता तो, या फिर मेरी जगह कोई दूसरा प्रोसिक्यूटर यहाँ आता, तो यूनहा को तुम्हारे साथ देखकर उसको ऐसा लग सकता था कि यूनहा तुम्हारी साथी है। इससे यूनहा मुसीबत में पड़ सकती थी। तुम गलत सोच रहे हो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा उसके ऊपर एक छोटा सा फेवर बाकी था, इसलिए मैं उसको यहाँ लेकर आ गया, बस इतना ही। मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया था वो हो गया है, तो तुम दोनों साथ में चले जाना, कहकर जीवान वहाँ से चला जाता है। जब जांग यून और यूनहा साथ जा रहे होते हैं तो जांग यून कहता है जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे तुम मिल जाओगी। वैसे तुम उसके साथ वहाँ पर कैसे पहुँच गई थी? उसने तुम पर क्या फेवर किया था? क्या तुम सच में उस एम्प्लॉय के बारे में कुछ नहीं जानती हो, या फिर मिस्टर जीवान तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता है? मुझे लगता था कि वो बहुत डरावना है, पर सच कहूँ तो अब मुझे उससे डर नहीं लगता है। मिस्टर जीवान वहाँ पर सच में अपने मिसिंग एम्प्लॉय को ढूंढने गए थे। ये कोई सिंपल मिसिंग केस नहीं है। मैं आपकी बात समझ गई, पर मेरी नजर में मिस्टर जीवान एक आम CEO है जिसको अपने एम्प्लॉय की फिक्र है। मिस्टर जीवान कोई आम CEO नहीं है। आखिर आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं उससे नफरत करता हूँ। मैंने प्रोसिक्यूटर के तौर पर उसके जैसे बहुत सारे क्रिमिनल्स को देखा है। उसके जैसे लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं। तो आपके हिसाब से मिस्टर जीवान कैसे इंसान है? मुझे जितना पता है उस हिसाब से वो बहुत खतरनाक है। जांग यून यूनहा को उसके घर तक छोड़ देता है। मैंने कल तुम्हें कॉल किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं? कल का दिन मेरे लिए काफी क्रेजी था। मैं अपना फोन चेक करना भूल गई थी। आई एम सॉरी। कल तुम मुझसे जो पूछना चाह रही थी अभी मुझसे पूछ सकती हो। क्या मैं किसी और दिन पूछ सकती हूँ? क्योंकि आज मैं नहीं पूछना चाहती हूँ। आज का दिन अच्छा नहीं था। अगर ऐसा है तो परसों शाम के 6 बजे मिलते हैं। मैं तुम्हें लोकेशन मैसेज कर दूंगा। जांग यून जा रहा होता है तो वो पास्ट
की बातें याद करता है। एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे गैंगस्टर आकर चीजें तोड़ फोड़ रहे थे। जांग यून ने एक ओल्ड लेडी को बहुत जख्मी हालत में देखा था और उससे कुछ ही दूरी पर जी वान एक बेसबॉल का बैट लेकर खड़ा था। उसी दिन से जांग यून को जी वान पसंद नहीं है। यूनहा जी वान के घर आती है क्योंकि उसका बैग यहीं पर है जिसमें उसका सामान है। वो अंदर झांक रही होती है और गेट पीट रही होती है पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। तभी कोई यूनहा के कंधे पर हाथ रखता है तो यूनहा उसका हाथ मरोड़ देती है। तभी उसको पता चलता है कि वो आदमी तो जैसू है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपना बैग लेने आई हूँ। तो ऐसे चोर की तरह अंदर क्यों झांक रही थी? डोरबेल भी तो बजा सकती थी ना। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। फिर वो जैसू के साथ घर के अंदर आती है और जैसू ही उसको बैग ला कर देता है। यूनहा जीवान से कहती है मैं प्रोसिक्यूटर से तब मिली थी जब विटनेस के तौर पर अपना स्टेटमेंट देने गई थी। उसने मुझे बताया था कि कैट क्लब केस के लिए उसे मेरा स्टेटमेंट चाहिए, इसीलिए कल मैं उसके ऑफिस गई थी। तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोसिक्यूटर से मिलने के बाद एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम जैसे लोगों से मिलने पर एक्सप्लेन करना पड़ता है। प्रोसिक्यूटर ने सही कहा था, वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। इसलिए आज के बाद मुझ जैसे लोगों से दूरी रहना क्योंकि हम लोग भरोसे लायक नहीं होते हैं। देखो मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो हर किसी पर भरोसा कर लेती हूँ। तुम भरोसे लायक हो इसलिए तुम्हारे साथ गई थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई गलती हुई है तो माफी मांग लो। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? वो जाने लगती है तो जीवान पूछता है क्या तुम्हारा नाम यूनहा है? हाँ मेरा नाम को यूनहा है कहकर वो चली जाती है। अब यूनहा के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो वो सोना में आ जाती है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होंगी से हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। वही आ यंग जीवान के पास एक फाइल लेकर आता है। फाइल पर सील लगाना है पर जीवान का सील मिसिंग है। इससे वो काफी सोच में पड़ जाता है कि सील कहाँ गायब हो गया। वही यूनहा कहती है तुमने सील चुराया है? मैंने चुराया नहीं है, बस उधार लिया है क्योंकि मुझे कुछ पेपर्स पर सील का मोहर लगाना था। ये तो एक क्राइम है। हाँ इसीलिए तो मैं यहाँ पर छिपा हुआ हूँ। क्या तुम पहले फ्रॉड थे? मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ। तुम सुबह मेरे बॉस के साथ गई थी ना, तो अभी यहाँ पर क्या कर रही हो? कहीं तुम्हें घर से तो नहीं निकाल दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी मर्जी से घर से निकली थी। तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है ना? ऐसा नहीं है, बस मेरी फ्रेंड फोन नहीं उठा रही है। अरे इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। बॉस भी ना कितने निर्दयी हैं। तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो वो तुम्हें एक रूम देना चाहते थे, तो पता नहीं कि अब उन्हें क्या हो गया है। तुम अपना बताओ कि तुम वहाँ कैसे रहने लगे? डोंग हुई यूनहा को अपनी कहानी बताता है। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ज्यादा क्यूट दिखता था। मेरे डैड बहुत सारी चीजें बेचा करते थे, वो मुझे भी साथ ले जाते थे तो मेरा क्यूट चेहरा देखकर लोग सामान खरीद लेते थे। पैसे कैसे कमाए जाते हैं बहुत ही कम उम्र में मेरे डैड ने मुझे सिखा दिया था। मतलब कि मेरे डैड कौन आर्टिस्ट थे तो मुझे भी उन्होंने अपने जैसा ही बना दिया था। मेरे डैड छोटा मोटा फ्रॉड करके आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते थे पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करने का ट्राई किया था और इसमें एक गैंगस्टर इन्वॉल्व्ड हो गया था। गैंगस्टर मेरे पिता को ले जाकर उनको बहुत ज्यादा मारने वाले थे जब तक उनकी जान न निकल जाए, पर तभी उन्होंने अचानक अपने बेटे को बेच दिया क्योंकि वो मेरा बायोलॉजिकल डैड नहीं था। कितनी मजेदार कहानी है ना। मैं पूरी जिंदगी उसको डैड कहता रहा पर उसने अपने ही बेटे को ठग लिया। ये सीक्रेट जानने के बाद मैं जीना नहीं चाहता था तो मैं गैंगस्टर से मिन्नतें करने लगा कि वो मुझे मार दे और तभी बॉस आए थे। उन्होंने मेरे डैड का सारा कर्जा चुका दिया था और मुझे अपने साथ लेकर आए थे ताकि मैं जी सकूं। इसका मतलब वो तुम्हारा लाइफ सेवियर है। मेरे हिसाब से तो वो उससे भी बढ़कर है। होंगी को डिलीवरी मैन का कॉल आता है तो वो डिलीवरी रिसीव करने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी वो एक गुंडे से टकरा जाता है। ये बंदा किटी गैंग का मेंबर है जानकर होंगी उससे पंगा ना लेकर बचकर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर उस गुंडे के और साथी आ जाते हैं और सभी मिलकर होंगी को परेशान करने लगते हैं। यूनहा उसको बचाने आती है तो वो लोग उसको भी परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जीवान आ जाता है तो उसको देखकर वो सभी गुंडे डर कर भाग जाते हैं। जीवान से बचने के लिए होंगी और यूनहा बाहर आ जाते हैं। अरे यार ये डिलीवरी मैन कहाँ मर गया? तभी जीवान बाहर आ जाता है तो होंगी छिप जाता है और उसी वक्त डिलीवरी मैन भी आ जाता है। यूनहा सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है। जो भी देना है लाओ मुझे दे दो। क्या आप होंगी हैं? मैं ये सिर्फ उसको ही दूंगा। तो जीवान चिल्लाकर होंगी को बाहर आने को कहता है। होंगी सामने आकर डिलीवरी रिसीव करता है। जीवान उससे लेकर वो डॉक्यूमेंट देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। उसने एना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कॉन्ट्रैक्ट पर उसका सील भी लगा होता है। होंगी कहता है मैंने ये कंपनी की इमेज को ठीक करने के लिए ऐसा किया है। जीवान उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। अगर तुम्हें यही करना था तो तुम्हें ये सही तरीके से करना चाहिए था। तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। जीवान यूनहा को अपने साथ चलने को कहता है। यूनहा उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर। जब तक तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल जाता तुम मेरे घर पर रहोगी। मुझे कितना रेंट देना होगा? तुम्हें मुझे रेंट पे
करने की जरूरत नहीं है। मैं वहाँ पर फ्री में नहीं रह सकती, कम से कम मुझे सफाई तो करने दो, मैं उसमें बहुत अच्छी हूँ, पर हम ये खुद कर लेते हैं। अरे यार, मैं बहुत सी चीजों में अच्छी हूँ, मुझे कुछ तो करने दो। क्या तुम पढ़ा सकती हो? हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। घर आकर जीवान सभी को बताता है कि यूनहा यहीं पर रहेगी जब तक उसको रहने के लिए जगह नहीं मिल जाती। ये जानकर वो सभी शॉक दे जाते हैं। बॉस, कहीं ये भी तो एक्स क्रिमिनल नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सभी को मेरे बारे में पता ही है, पर एक बात पता नहीं होगा, आज से मैं तुम लोगों की टीचर हूँ, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। इस बात से जैसू को छोड़कर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बॉस, ये लड़की क्या बकवास कर रही है, इसे अभी यहाँ से निकालिए। देखो, अगर तुम लोगों को कंपनी में रेगुलर एम्प्लॉय बनना है या फिर प्रमोशन चाहिए तो तुम लोगों के पास कम से कम मिडिल स्कूल या फिर हाई स्कूल की डिग्री होनी चाहिए, इसलिए चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो। अगले दिन यूनहा मीहो को फोन करके बता देती है कि वो कहाँ पर रहने वाली है। इससे मीहो को उसकी चिंता होने लगती है कि इतने सारे लड़कों के बीच वो कैसे रहेगी। तभी मीहो के सलून में आयंग आता है। यूनहा उसको बताती है कि आयंग वहाँ पर उसका सामान लेने आएगा, तुम ये पहले नहीं बता सकती थी। सामान उठाते वक्त उन दोनों का हाथ टच हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। दोनों खुद को कंट्रोल करते हैं और सामान गाड़ी में रख देते हैं। मुझे घर का एड्रेस दो, मेरी फ्रेंड वहाँ पर रहती है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि घर कहाँ पर है। तो वो मीहो के फोन में एड्रेस लिखने लग जाता है। तुम उस दिन बालों के बहाने यूनहा के बारे में पूछने आए थे ना, और जब बारिश हो रही थी तब भी तुम उसे ही ढूंढने आए थे। क्या तुम्हारा बॉस उसको लाइक करता है? आयंग के पास इसका जवाब नहीं होता है। वो आयंग के करीब आकर कहती है, मैं फाइटिंग में बहुत अच्छी हूँ, अगर मेरी फ्रेंड को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। रात को यूनहा घर को अच्छे से देख रही होती है कि किसका रूम कहाँ पर है। फिर वो किचन में आती है तो फ्रिज के अंदर बहुत सारी खाने की चीजें रखी होती है। वो बेसमेंट में जाती है तो वहाँ के रूम का गेट लॉक्ड होता है। तभी वो लोग घर आ जाते हैं। जैसू कहता है, बॉस, आप उस लड़की को यहाँ लेकर आ गए और अब वो हमें पढ़ाएगी, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? वहीं होंगी ने एना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि टॉप कंटेंट क्रिएटर है, तो इस काम के लिए आपको तो होंगी को रिवॉर्ड देना चाहिए। उसने ये हमारी कंपनी को टॉप पर ले जाने के लिए किया है तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए। अगर ये कंपनी की भलाई के लिए था तो उसे ये सही तरीके से करना चाहिए था, और मैंने इस कंपनी को टॉप पर ले जाने के इंटेंशन से नहीं खोला था। हाल फिलहाल में जो इंसिडेंट्स हुए थे उनसे तुम लोगों ने कुछ नहीं सीखा क्या? लोग हमें अलग नजर से देखते हैं, हम उनकी नजरों में आम इंसान नहीं है। अगर हम बार बार वही गलती करते रहे तो हम कभी भी आम लोगों की तरह नहीं जी पाएंगे। यूनहा भी उनकी सारी बातें सुनती है पर वो सामने नहीं आती है। कुछ देर बाद वो अपने रूम के बैल्कनी में फ्रेश एयर के लिए आती है। तभी वो अपने साइड में जीवान को देखकर डर जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्योंकि ये वाला रूम मेरा है। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा रूम इतना पास हो सकता है। वो दोनों कुछ देर तक यूं ही चुपचाप खड़े रहते हैं। वो लोग बहुत मतलबी हैं, तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तुम डरावने हो सकते हो पर घमंडी नहीं हो, मैंने सही कहा ना? लोग मुझे अक्सर बड़े दिल वाला कहते रहते हैं पर कभी घमंडी नहीं कहा है। देखा, मैंने सही कहा ना? जीवान यूनहा को घूरने लग जाता है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर एक कीड़ा है। यूनहा जल्दी से उसे हटाने की कोशिश करने लगती है पर उसको पता ही नहीं है कि कीड़ा कहाँ पर है। ऐसा करो, तुम ही हटा दो। जब जीवान उस कीड़े को हटाता है तो यूनहा के काफी करीब होता है। इससे वो ब्लश करने लग जाती है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अरे यार, मेरे दिल को क्या हो गया था? ये इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा था? यूनहा को नींद नहीं आ रही होती है तो वो गार्डन में टहलने आ जाती है। तभी वहाँ पर जीवान भी आ जाता है क्योंकि उसको भी नींद नहीं आ रही है। वो दोनों कुछ देर वहाँ पर रुकते हैं, कुछ बातें करते हैं, फिर अंदर जाने लगते हैं। उस दिन जब बारिश हो रही थी तो क्या किसी खास वजह से तुम इस घर के पास आ गई थी? जब मैं छोटी थी तो यही पास में ही रहा करती थी। इस नेबरहुड के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। क्या वो अच्छी यादें हैं? हाँ, वो अच्छी यादें हैं। एक अच्छे पर्सन के साथ वो बहुत ज्यादा प्यारा था। उसके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद वो यहाँ से चला गया था। अगले दिन जब जीवान ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो यूनहा से कहता है, क्या आज रात को तुम फ्री हो? क्योंकि हम तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखना चाहते हैं। ये काफी मजेदार लग रहा है। ठीक है, करते हैं। उसको खुश देखकर जीवान उसका सिर सहलाने लगता है। मिस्टर जीवान, आप ये क्या कर रहे हैं? ओह, पता नहीं मेरा हाथ वहाँ कैसे चला गया। वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वही होंगी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आया होता है। जब से जीवान ने उसके ऊपर गुस्सा किया है तब से ही वो घर नहीं गया है। तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए यूनहा आ जाती है। होंगी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। उसने फोटो पोस्ट किया था कि इस वक्त वो किस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, तो उसी पोस्ट को देखकर यूनहा यहाँ पर आई है। मैंने सुना कि तुम अब उसी घर में रहने वाली हो। हाँ, तुमने सही सुना है, वो घर तो बहुत बढ़िया है। क्या बॉस ने मेरे बारे में कुछ कहा था? अरे वो हर वक्त तुम्हारे बारे में ही बात करता रहता है कि होंगी के बिना घर खाली सा लगता है। वो तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता करता है। क्या सच में? देखो, कंपनी से ज्यादा मिस्टर जीवान तुम्हारी फिक्र करता है। वो नहीं चाहते हैं कि तुम पहले जैसे थे
थे फिर से वैसा ही बन जाओ। वहीं जीवान से मिलने एना आई होती है। जीवान उसको सारी बात बताता है कि कैसे उसके परमिशन के बिना ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। सच जानने के बाद भी एना उसकी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार होती है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आपको 3 गुना ज्यादा पे करना होगा। ये मेरी गलती है कि मैं अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब कॉन्ट्रैक्ट बन ही गया है तो चलो साथ में काम कर ही लेते हैं। हमारे किड्स प्रोडक्ट के लिए प्लीज तुम एक अच्छी मॉडल बनना। ठीक है तो अब मैं चलती हूँ। अब से हमारी मुलाकात अक्सर होती रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि हमारा अक्सर मिलना जरूरी है। क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ा नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि जब भी एड्स की शूटिंग होगी तो मिस्टर जीवान को हमेशा वहाँ पर मौजूद रहना पड़ेगा और शूट के बाद मिस्टर जीवान को एना को घर तक छोड़ने जाना पड़ेगा। ये सब पढ़कर जीवान को होंगी पर काफी गुस्सा आता है। वो एना से कहता है तुम बस उस $20,000 के लिए ये सब क्यों कर रही हो? आपको कैसे पता कि $20,000 ही थे? ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट में देखा था, पर लोन कॉन्ट्रैक्ट में तो $80,000 लिखे थे। आपने ही मेरा कर्जा चुकाया था, सही कहा ना? मैं आपको याद हूँ ना? जीवान के रिएक्शन से क्लियर हो जाता है कि एना उसको याद है। वही शाम को युनहा और जांग युन मिलते हैं जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था। यहाँ पर जांग युन कुछ ऐसी हरकतें करता है जो कि जैंग बचपन में किया करता था। ये देखकर युनहा सोच में पड़ जाती है कि कहीं ये वही तो नहीं है। तुम्हें मुझसे क्या पूछना था? मैं एक इंसान को बहुत ही लंबे टाइम से ढूंढ रही हूँ। जब हम छोटे थे तो वो मुझसे उम्र में बड़ा था। उसके जाने के बाद मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। ये कब की बात है? जब मैं 7 साल की थी। उसका नाम भी जैंग था। ये जानकर जांग युन सरप्राइज रह जाता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? मेरी एक गलती की वजह से हम अलग हो गए थे, इसलिए मैं उसे फिर से देखना चाहती हूँ। वहीं घर पर सभी लोग वेलकम पार्टी का बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। युनहा जब घर आती है तो अपने साथ होंगी को भी लेकर आती है। होंगी अपनी गलती एक्सेप्ट करके जीवान से माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगा। सभी लोग होंगी की तरफ से कहने लगते हैं कि प्लीज बॉस इसे माफ कर दीजिए, पर जीवान उसको माफ नहीं करता है। तो युनहा कहती है पनिशमेंट के तौर पर अपॉलॉजी लेटर कैसा रहेगा? जीवान को पता है कि होंगी को पढ़ना लिखना कुछ खास पसंद नहीं है, तो काफी ज्यादा सोचने के बाद कहता है ठीक है अपॉलॉजी लेटर लिख कर मुझे दे देना, माफी मिल जाएगी। थैंक यू बॉस। तो क्या मैं भी पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ ठीक है बैठ जाओ। जिसके बाद युनहा उन सभी को अपने बारे में बताने लगती है। उसका नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, उसको क्या क्या पसंद है, किन चीजों से उसको नफरत है, सभी चीज उन सबको बताती है। फिर वो सभी खाना खाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, गेम्स खेलते हैं और बहुत ज्यादा मजे करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जीवान युनहा को अंदर नहीं देखता है क्योंकि युनहा गार्डन में बैठकर बियर पी रही होती है। तो जीवान उसके पास आकर बैठ जाता है। युनहा बहुत ज्यादा नशे में होती है तो जीवान से कहने लगती है चलो हम दोनों साथ में गेम खेलते हैं। मिस युनहा तुम्हें अब सोने जाना चाहिए क्योंकि काफी रात हो चुकी है। नहीं मुझे गेम खेलना है। तुम्हें सोने जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। तो युनहा उसका चेहरा पकड़ लेती है और उसको चुप होने को कहती है। अरे ये क्या हो रहा है? तुम्हारा गाल क्यों लाल हो रहा है? उसके चेहरे को काफी करीब से देखने के बाद युनहा कहती है तुम तो काफी क्यूट हो। नशे में होने की वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और जीवान को किस कर देती है। इससे वो शॉक्ड हो जाता है। अगले दिन जैसू का सिर हैंगओवर की वजह से फटा जा रहा होता है क्योंकि रात को वो युनहा से सभी गेम्स हार गया था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा ड्रिंक करना पड़ा था। वो सभी सोचने लगते हैं कि इतना टाइम हो गया है पर बॉस और युनहा नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं। रात को युनहा ने जीवान को किस किया था इसके बारे में सोचकर वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही होती है। वहीं जीवान भी किस के बारे में ही सोच रहा होता है पर जीवान खुश होता है। युनहा नीचे जाने के लिए अपने रूम से बाहर आती है, तभी जीवान भी बाहर आ जाता है। इससे दोनों काफी ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। रात को मैंने बहुत ज्यादा ही पी लिया था, इस वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मेरा मतलब हम लोग गेम्स खेल रहे थे और ड्रिंक्स कर रहे थे, मुझे ये सब तो याद है पर उसके बाद क्या हुआ था मुझे याद नहीं है। हाँ इतना पीने के बाद ऐसा तो होता रहता है। लगता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए पीना बंद कर देना चाहिए। हाँ ये काफी अच्छा रहेगा क्योंकि पीने के बाद कोई बेकार हादसा भी हो सकता है। ये सुनकर युनहा को बुरा लग जाता है। ओह तो वो तुम्हारे लिए बहुत बेकार था। जीवान कहना चाहता था कि अगर वो किसी और के साथ होती तो ये खतरनाक भी हो सकता था। तुम्हें अब से केयरफुल रहना चाहिए। मुझे माफ करना अगर वो इतना बेकार था, तो अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। फिर वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। सबके ऑफिस जाने के बाद युनहा गार्डन में एक पेड़ के पास आती है और उसके आसपास खोदने लगती है क्योंकि वो जैंग के साथ बचपन में यहीं पर खेला करती थी और उन दोनों ने इसी पेड़ के आसपास एक बॉक्स को गाड़ा था। तभी उसको जांग युन का कॉल आता है तो वो उससे पूछती है कि क्या उसने कभी टाइम कैप्सूल गाड़ा था। जांग युन इसका जवाब नहीं देता है और पूछता है क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? हाँ अभी मेरे पास तो बहुत फ्री टाइम है। ऐसा है तो चलो सैटरडे को मिलते हैं। तो युनहा इसके लिए हाँ कर देती है। फिर हमें जीवान के कंपनी का सॉसेज प्रोडक्ट का प्रमोशन इवेंट दिखाया जाता है। सब कुछ काफी अच्छा जा रहा होता है। तभी बारी
आती है सॉसेज खाने की, पर एना का खाने का मन नहीं होता है। तुम ये क्या कर रही हो? मैंने बताया था ना कि मैं फोटोज के लिए नहीं खाऊंगी। अगर तुम खाओगी नहीं तो लोग हमारे प्रोडक्ट्स को क्यों ही खरीदेंगे? ऐसा करो कि बस थोड़ी देर के लिए खाने की एक्टिंग कर लो प्लीज। सॉसेज खाने के बाद एना को कुछ होने लगता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये चीज जीवान नोटिस कर लेता है। एना नीचे गिरने ही वाली होती है तो जीवान आकर उसको पकड़ लेता है और उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। शाम को यूनहा सभी को पढ़ा रही होती है, तभी वो उनसे पूछती है कि आज का प्रमोशन इवेंट कैसा गया। होंगी बताता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया गया और आज एक बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट हुआ था जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एना जो है ना वो बेहोश होने वाली थी और तभी बॉस ने उसको अपने बाहों में पकड़ लिया था। वो बहुत ही रोमांटिक पल था। बॉस काफी कूल लग रहे थे। ये सब सुनकर यूनहा को अच्छा नहीं लगता है। जैसू कहता है क्या बॉस अब शादी करने वाले हैं? आज जो हुआ उस हिसाब से ऐसा मुमकिन है और एना ने खुद ऑफर दिया था कि वो हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। शायद वो बॉस को पसंद करती है। सच में उनकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। जेलसी के कारण यूनहा से ये सब सुना नहीं जा रहा होता है तो वो टॉपिक पढ़ाई पर शिफ्ट कर देती है। तभी जीवान भी घर आ जाता है तो वो छिपकर देखने लगता है कि वो सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। यूनहा सभी को जीवान को 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब करने को कहती है। सभी का जवाब काफी अलग होता है। फिर वो सभी यूनहा से यही सवाल पूछते हैं। यूनहा का जवाब होता है गैंगस्टर सोल्जर्स। जीवान अपने रूम में ये सोचकर काफी सैड होता है कि यूनहा उसको अभी भी एक गैंगस्टर समझती है। फिर जब वो नीचे आ रहा होता है तभी यूनहा अपने कमरे में जा रही होती है। मैंने सुना कि तुम आज काफी बिजी थे, तुम थक गए होगे ना? इसमें थकने जैसा क्या है जबकि मैं एक गैंगस्टर हूँ? क्या तुम आज के क्लास के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो? अरे मैं क्यों क्यूरियस रहूंगा जबकि मैं एक गैंगस्टर हूँ। लगता है कि ये पूछकर मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। मैं क्यों परेशान होऊंगा जबकि मैं एक गैंगस्टर हूँ? अरे तुम बार बार खुद को गैंगस्टर क्यों कह रहे हो? नीचे से वो चारों छिपकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। मैं गैंगस्टर हूँ तो खुद को गैंगस्टर भी नहीं कह सकता क्या? ठीक है मैं समझ गई, पर अचानक तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? एक सेकेंड, कहीं ये उस वजह से तो नहीं जब मैंने कहा था कि तुम्हारे पास गैंगस्टर सोल्जर्स हैं? वो काफी ज्यादा हंसने लग जाती है। मैंने तुम्हारी बुराई नहीं की थी, अगर जानना है तो खुद पता कर लेना कहकर वो चली जाती है। जीवान गूगल पर सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि गैंगस्टर सोल्जर्स का मतलब ये है कि उसका शोल्डर बहुत चौड़ा है। वही मीहो अपना सैलून बंद करके घर के लिए निकल ही रही होती है तो बाहर आयंग खड़ा होता है। क्या डिनर के लिए काफी लेट हो गया है? सैलून में खाने की चीजें रखी होती है तो वो डिनर तैयार करती है। मीहो से पूछती है कि वो थ्रस्टी डियर में क्या काम करता है। मैं लीगल एडवाइस देता हूँ और बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनाता हूँ। मैं कंपनी का जनरल डायरेक्टर हूँ। क्या तुम लॉयर हो? हाँ मैंने बार एग्जाम पास किया था। वैसे तुम अपना बताओ, लड़ने के अलावा तुम किन चीजों में अच्छी हो? मैं पहले सॉकर खेला करती थी। तो तुम हेयर ड्रेसिंग में कैसे आ गई? मुझे भी तुम्हारी तरह लाइसेंस मिल गया था। वो दोनों खाते खाते बहुत सारी बातें करते हैं। खाने के बाद वो दोनों वॉक पर आ जाते हैं। तभी एक शॉप ओनर गलती से उनके ऊपर पानी फेंक देती है जिससे दोनों भीग जाते हैं। वही पास में एक होटल होता है। अगले दिन जीवान जिम में सिर्फ शोल्डर्स का ही एक्सरसाइज कर रहा होता है। इससे जैसू काफी सोच में पड़ जाता है कि इन्हें क्या हो गया है, ये तो कभी इतना वर्कआउट नहीं करते थे। वही डोंगी कहता है यूनहा के गैंगस्टर कहने पर बॉस अपसेट हो गए थे। जब उन्होंने एक लड़की को यहाँ पर रहने दिया था तब से ही मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। शायद बॉस के दिल में यूनहा के लिए फीलिंग्स है। अगर ऐसा है तो अब से क्या हम यूनहा को भाभी कहें? यूनहा जिम की तरफ जा रही होती है तभी जीवान बाहर आता है तो उसकी बॉडी देखकर वो काफी सरप्राइज्ड रह जाती है। फिर जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो यूनहा पूछती है कि आयंग कहाँ पर है? आयंग काफी बिजी रहता है तो वो हमेशा साथ में ब्रेकफास्ट नहीं करता है। वो किस चीज में इतना बिजी रहता है? काम और डेटिंग में बिजी रहता है। क्या आयंग की कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ बहुत सारी है। क्या वो कोई प्लेबॉय है? बहुत सारी लड़कियों को डेट करना कोई गुनाह थोड़ी ना है। 36 साल तक सिंगल रहने से तो बेहतर ही है ना। अरे ऐसा कौन बेचारा है जो इतने सालों से सिंगल है? तो सभी लोग जीवान को देखने लगते हैं। तो जीवान टॉपिक चेंज कर देता है और होंगी से एना की हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछता है। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। उसको मीट से ही एलर्जी है तो वो हमारे प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेगी? कुछ देर बाद यूनहा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ मैं वो एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। यूनहा जैंग यून से मिलने आती है। वही मीहो अपने घर पर काफी ज्यादा सोच में डूबी होती है। दरअसल रात को भीगने के बाद वो और आयंग एक होटल में चले गए थे और वहाँ पर दोनों इंटीमेट हुए थे। आयंग भी इसी बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर जीवान आता है और पूछता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस यही बिजनेस की बातें। वैसे क्या इस वीकेंड आप डेट पर जाने वाले हैं? बकवास मत करो, यूनहा को घर आने में कुछ घंटे लगेंगे तो प्लीज हर 30 मिनट में नीचे आकर चेक करना बंद कर दीजिए। जीवान बहाना बनाता है, कुछ भी बकवास मत करो, मैं तो नीचे बस पानी लेने आया था। आयंग के जाने के बाद जीवान कहता है वो 6 बजे तक घर तो आ जाएगी ना। वही जैंग यून यूनहा को एक रेस्टोरेंट में लेकर जा रहा होता है जो कि बहुत ही पुराना है और वहाँ का टोफू बहुत टेस्टी होता है। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो रेस्टोरेंट बंद
होता है। जैंग यून उसको दूसरे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है पर वो भी बंद होता है। वो यूनहा को जहाँ भी लेकर जाता है सभी रेस्टोरेंट आज बंद होता है। दोनों को काफी भूख लग जाती है तो टोफू के बजाय उनको नूडल्स खाना पड़ता है। वो दोनों खा रहे होते हैं तभी जांग यून को उसके असिस्टेंट मिस्टर पार्क का कॉल आता है, जिसके बाद वो दोनों जल्दी से यून ताक के घर पहुँचते हैं। दरअसल यून ताक की दादी और बहन कल से ही घर पर मौजूद नहीं है। वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि वो दोनों गए तो गए कहाँ। जैंग यून यूनहा को घर छोड़ने जा रहा होता है तो यूनहा जीवान को कॉल करती है, मैं बोल रही हूँ योन ही घर पर नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? तुम वहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? क्या तुम किसी के साथ हो? मैं प्रोसिक्यूटर जैंग के साथ हूँ। ये जानकर जीवान को अच्छा नहीं लगता है। मैं फोन पर नहीं बता सकता तो घर आ जाओ कहकर वो कॉल कट कर देता है। तुमने फोन पर अभी किससे बात की? मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगी। क्या वो जीवान था? पर यूनहा इसका जवाब नहीं देती है। वो यहीं पर उतर जाती है और कहती है कि टैक्सी लेकर चली जाएगी। जैंग यून जीवान को कॉल करके उसको मिलने के लिए बुलाता है और उससे योन ही के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। वो सेफ है पर कहाँ पर है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो फिर मुझे यून तक के बारे में ही बता दो। मैं नहीं बता सकता। मैंने सुना कि यूनहा पर तुम्हारा कर्ज था पर लगता है कि तुम उससे कुछ ज्यादा ही वसूल कर रहे हो। मेरा अब उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी परेशानी है पर मैं परेशान हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्यों? क्योंकि 10 साल पहले उस होटल में जो हादसा हुआ था मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मैं जानता हूँ कि तुम कितने खतरनाक हो, इसलिए मुझे यूनहा की फिक्र होती रहती है। यूनहा जब टैक्सी से घर पहुँचती है तभी जीवान भी वहाँ पर आ जाता है। यूनहा उससे योन ही के बारे में पूछती है, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं उसको चोट पहुँचा सकता हूँ? क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, छोड़ो। योन ही बिल्कुल ठीक है तो ज्यादा चिंता मत करो। ये सुनकर यूनहा को रिलीफ मिलता है। वैसे एक बात बताओ, वो प्रोसिक्यूटर कब से तुम्हारा फ्रेंड बन गया? यूनहा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस तरह इसका जवाब दे। तुम कहाँ पर और किनके साथ रह रही हो तुमने उसको नहीं बताया है क्योंकि वो एक प्रोसिक्यूटर है, सही कहा ना? यूनहा की तरफ से जवाब न आने पर जीवान अंदर चला जाता है। अगले दिन फैक्ट्री में बहुत सारा मीट आता है तो वर्कर्स के कमी के कारण वो सभी फैक्ट्री में काम करने आ जाते हैं। यूनहा भी उनके साथ आई होती है। वो मीट पैक करने में मदद करती है। लेबल स्टिकर खत्म हो जाता है तो यूनहा वही लाने स्टोरेज रूम जाने लगती है। तो रास्ते में उसकी मुलाकात मानहो से हो जाती है। वो उसको बताती है कि उसको क्या चाहिए और स्टोरेज रूम कहाँ पर है पूछती है तो मानहो उसको जानबूझकर कोल्ड स्टोरेज रूम में भेज देता है और बाहर से गेट बंद करके ताला लगा देता है, जिस वजह से यूनहा से दरवाजा नहीं खुलता है। दरअसल उस रूम में जीवान भी मौजूद होता है। मानहो ने ऐसा इसलिए किया ताकि उन दोनों के बीच कुछ हो जाए। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। यूनहा उसको बताती है कि वो कैसे यहाँ पर पहुँच गई। जीवान दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर खुलेगा कैसे? बाहर से बंद जो है। कोल्ड स्टोरेज रूम का टेम्परेचर -18 डिग्री होता है तो ठंड के कारण उन दोनों की हालत खराब होने लगती है। जीवान यूनहा को अपना कोट देता है पर उससे भी ठंड कम नहीं होता है तो जीवान उसको पीछे से हग करता है ताकि अपनी बॉडी की हीट उसे दे सके। इससे यूनहा काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। मानहो जब सभी को बताता है कि उसने कोल्ड स्टोरेज रूम में जीवान और यूनहा को बंद कर दिया है तो सभी लोग मानहो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि -18 डिग्री टेम्परेचर में उन दोनों की जान भी जा सकती है। तो वो लोग जल्दी से आकर दरवाजा खोलते हैं। जीवान यूनहा को लेकर बाहर आता है पर वो बेहोश हो गई होती है तो जीवान उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। यूनहा को जब होश आता है तो जीवान को देखकर उसको वो मोमेंट याद आता है जब उसको बचाने के लिए जीवान ने उसको हक किया था और उससे बहुत सारी बातें की थी। यूनहा के होश में आने के बाद जीवान चैन की सांस लेता है क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान था। तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे से पेश आते हो और मेरी काफी फिक्र करते हो, आखिर क्यों? मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ? जीवान इसका जवाब देने ही वाला होता है पर वह सभी गेट पर से उनकी बातें सुन रहे होते हैं तो वही लोग उन दोनों को गलती से डिस्टर्ब कर देते हैं जिससे जवाब नहीं मिल पाता है। मानहो ने जो किया था उसके लिए जीवान उसको बहुत ज्यादा डांटता है। इससे मानहो रो पड़ता है और जीवान और यूनहा से माफी मांगता है। मीहो यूनहा के कपड़े वगैरह लेकर हॉस्पिटल आती है तो उसकी मुलाकात आयंग से हो जाती है। उन दोनों के बीच जो हुआ था आयंग उसको गलती समझकर भूल जाने को कहता है। इससे मीहो को काफी गुस्सा आता है पर वो खुद को कंट्रोल करती है। मीहो को देखकर यूनहा उससे पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे? मिस्टर जीवा ने मुझे कॉल किया था। आयंग को देखकर मीहो उसे अवॉइड करने लगती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा लिया था। फैक्ट्री में अभी भी काफी सारा काम बचा होता है तो वो सभी लोग चले जाते हैं। यूनहा जिस VIP रूम में एडमिट होती है वहीं पर जीवान एडमिट था जब यूनहा ने उसका रिब्स तोड़ दिया था। उन मोमेंट्स को याद करके उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रात को जब जीवान आता है तो मीहो उसको बताती है कि यूनहा खाने के लिए कुछ खरीदने गई है तो आप अंदर आकर उसका इंतजार करिए, मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में लेट भी हो सकता है कहकर वो चली जाती है। यूनहा जब वापस आती है तो जीवान बैठे बैठे ही सो गया होता है तो यूनहा उसके पास आकर उसके फेस को देखने और टच करने लगती है। यूनहा के चेहरे से साफ पता चल रहा है कि उसके मन में जीवान के लिए फीलिंग्स है। तभी जीवान की
आंखें खुल जाती है। वो उसके काफी करीब होती है तो उसको किसिंग मोमेंट याद आता है तो जल्दी से पीछे हट जाती है। जीवान भी उसके साथ कोल्ड स्टोरेज रूम में था और आज उसने काफी ज्यादा काम भी किया है जिसकी वजह से वो काफी थका हुआ लग रहा होता है। तो यूनहा डॉक्टर से कहकर जीवान को आईवी ड्रिप लगवा देती है और बेड पर उसको थोड़ी देर सोकर आराम कर लेने को कहती है। अगले दिन जीवान की नींद खुलती है तो वो खुद को ही बातें सुनाने लगता है। कैसा गधा है, पेशेंट के बेड पर तो पूरी रात कैसे सो गया। वो जल्दी से अपना कोट और शूज लगाता है पर उसका वॉलेट वहीं पर गिर जाता है। जाने से पहले जीवान यूनहा को ब्लैंकेट उड़ा देता है। वही मीहो चेयर पर सो रही होती है क्योंकि वो उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर सोने की वजह से उसकी बॉडी काफी दर्द कर रही होती है। तभी पीछे से आयंग उसको मसाज देने लगता है और जब वो पीछे मुड़कर आयंग को देखती है तो काफी चौंक जाती है। यूनहा आयंग से कहती है कि वो मीहो को घर तक छोड़ दे पर मीहो उसके साथ जाना नहीं चाह रही होती है, लेकिन यूनहा उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देती है तो आयंग उसको घर तक छोड़ देता है। मीहो को कोई लड़का घर छोड़ने आया है। मीहो के डैड देख लेते हैं और उनको गलतफहमी हो जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो वो आयंग को घर के अंदर लेकर आते हैं और उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं जैसे कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर रहता है, उसका काम क्या है वगैरह वगैरह। मीहो अपने मॉम डैड को बताती है कि वो लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो उसके डैड आयंग को ब्रेकफास्ट करके जाने को कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ हो जाए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद यूनहा जीवान के कंपनी आती है उसको उसका वॉलेट देने के लिए, पर गार्ड्स उसको अंदर नहीं जाने देते हैं और कहते हैं कि जीवान से मिलने के लिए पहले उसे अपॉइंटमेंट लेनी होगी। यूनहा बताती है कि वो जीवान को जानती है और अंदर जाने की जिद करती है तो गार्ड्स उसको बाहर निकालने लगते हैं। तभी वो होंगी को देखती है जिसकी मदद से उसको एंट्री मिल जाती है। जीवान से मिलने एना आई होती है। जीवान उसको बताता है कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है क्योंकि उसको मीट से एलर्जी है। यूनहा जीवान के ऑफिस में आती है और डोंगहुई को बताती है कि वो जीवान को उसका वॉलेट देने आई है। बॉस से अभी कोई मिलने आया है तो आप अंदर नहीं जा सकती। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना हो इसके लिए एना जीवान को मीट खाकर दिखाने लगती है तो जीवान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और ये देखकर यूनहा को गलतफहमी हो जाती है। वो काफी जेलस फील करती है तो वो जीवान से नहीं मिलती है और वॉलेट डोंगहुई को देकर चली जाती है। एना के जाने के बाद डोंगहुई जीवान को उसका वॉलेट देता है। मिस यूनहा आपको ये देने आई थी तो वो मुझसे मिले बिना ही क्यों चली गई? क्योंकि आपने एना का हाथ पकड़ा था और उन्होंने देख लिया था। ये जानकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। शाम को जब यूनहा सभी को पढ़ा रही होती है तो जैसू पूछता है कि रात को बॉस घर नहीं आए थे, क्या वो तुम्हारे साथ थे? हाँ, वो मेरे साथ हॉस्पिटल में था। रात को तुम दोनों ने क्या क्या किया था? कुछ खास नहीं, बस हम दोनों साथ में सोए थे। तुम दोनों साथ सोए थे तो क्या इसका मतलब तुम लोग बहुत करीब थे और एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था? क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सुनकर वो सभी काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जीवन जब घर आता है तो यूनहा उसको खाने के लिए देती है। क्या तुम्हें वॉलेट मिला? तुम बहुत ज्यादा बिजी लग रहे थे तो मैंने डोंगहुई को दे दिया था। दरअसल एना एक बिजनेस मीटिंग के लिए आई थी। ओह अच्छा, तो बिजनेस मीटिंग में हाथ भी पकड़ते हैं। वो जीवान को बहुत ज्यादा ताने मारती है, उसको चैन से खाने नहीं देती है। खाने के बाद वो जीवान से प्लेट भी धुलवाती है तो गलती से यूनहा की आंखों में फोम वाला पानी चला जाता है तो जीवान उसे जल्दी से साफ करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और माहौल बन रहा होता है कि तभी उन्हें हिचकी की आवाज सुनाई देती है जो कि मानहू ने किया था। दरअसल वो लोग छिप कर उन दोनों को देख रहे होते हैं। ये देखकर वो दोनों जल्दी से पीछे हट जाते हैं। वही जैंगयून से मिलने डोंगहुई आता है क्योंकि वो एक खबरी है। जीवान इन दिनों क्या क्या कर रहा है सभी चीजें वो जैंगयून को बताता है। जीवान के साथ इतने वक्त तक रहने के बाद डोंगहुई समझ गया है कि जीवान कोई बुरा इंसान नहीं है। अगले दिन आयंग जीवान को बताता है कि यांग हुई एक ड्रग डील करने वाला है और ये डील कहाँ पर और कब होने वाला है सभी बातें बताता है। यून ताक यांग हुई के कब्जे में है तो वो भी वहीं पर मिलेगा। रात को जीवान गार्डन में वॉक करते हुए सोच रहा होता है कि वो यून ताक को कैसे बचाएगा। तभी वो देखता है कि गार्डन में काफी सारे गड्ढे खोदे गए हैं। यूनहा जैंग नाम के लड़के को सालों से ढूंढ रही है। वो उससे एक बार मिलना चाहती है पर जैंग यून वो लड़का नहीं है। वो यूनहा की मदद करना चाहता है। तो यूनहा बचपन में जिस एरिया में रहती थी तो उस एरिया में उस वक्त कौन कौन रहता था जैंग यून सभी डिटेल्स पता करता है तो उसको पता चलता है कि उस टाइम जीवान भी उसी एरिया में रहा करता था और उस वक्त उसका नाम जैंग था। इसका मतलब यूनहा जिस लड़के को इतने सालों से ढूंढ रही है वो जीवान है। ये जानने के बाद जैंग यून काफी शॉक्ड हो जाता है। यूनहा घर आती है तो जीवान गार्डन में खड़ा होता है और उसके हाथ में वही बॉक्स होता है जिसको यूनहा ढूंढ रही थी, जो देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें 8 साल पहले का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब जीवान ने इस घर को खरीदा था। आयंग ने उसे पूछा था कि उसने ये घर क्यों खरीदा है। मैं सालों पहले इसी घर में रहता था। इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। उस वक्त मेरा नाम जीवान नहीं बल्कि जैंग था। फिर वो जमीन खोदकर उस टाइम कैप्सूल बॉक्स को बाहर निकालता है और उसके अंदर की चीजों को देखने के बाद उसे वापस से गाड़ देता है और कहता है कि जैंग अब मर चुका है, वो अब जीवान है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। यूनहा उसे पूछती है कि वो बॉक्स उसके पास क्यों है। मुझे चिंता थी कि कहीं
तुम गार्डन को खोदते खोदते उस पेड़ को ही ना उखाड़ दो तो मैंने लड़कों से कहकर तुम्हारे लिए इसे ढूंढा है। यूना बॉक्स ले लेती है और उसको थैंक्स कहती है। क्या इस बॉक्स के साथ भी तुम्हारी यादें जुड़ी है? तो यूना हाँ कहती है। यूना अंदर आकर उस बॉक्स को खोलकर उसके अंदर की चीजों को देखकर पुरानी बातों को याद करती है। वही जी वान सैड होता है क्योंकि वो यूना के साथ ही रह रहा है पर उसे सच नहीं बता सकता। यूना जैंग यून को कॉल करती है। कल शाम को क्या तुम फ्री हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो जैंग यून उससे मिलने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन आ यंग और जीवान मिलकर यूनताक को बचाने का प्लान बनाते हैं और बात करते करते जीवान जैंग यून के बारे में बात करने लगता है। शायद 10 साल पहले जैंग यून ने मुझे उस होटल में देखा था। फिर हमें 10 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रेडियो पर बताया जा रहा होता है कि जीवान के डैड तैपियोंग को इलीगल काम करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। इसी दिन जीवान के होटल में टीनेज म्यूजिकल फेस्टिवल के लिए अवार्ड सेरेमनी रखा गया होता है, जिसको बिगाड़ने के लिए यांग हुई अपने गैंग के साथ वहाँ पर आ जाता है। क्योंकि वो जीवान के डैड के लिए सालों से काम कर रहा है पर उसके डैड ने जेल जाने से पहले सारा बिजनेस जीवान को हैंडओवर कर दिया है, इसलिए वो जीवान को जान से मारने आया होता है। वो उन सभी से लड़ने लगता है पर इतने सारे लोगों से जीतना इम्पॉसिबल है, जिस वजह से जीवान भी काफी जख्मी हो जाता है और इस लड़ाई के बीच एक ओल्ड लेडी की जान चली जाती है, जिसका जिम्मेदार जैंग यून जीवान को मानता है, इसीलिए वो जीवान से इतना नफरत करता है। अगले दिन जीवान यूनताक को बचाने के लिए अकेले ही निकल जाता है, जिसकी वजह से घर पर सभी को जीवान की फिक्र होने लगती है। तभी यूना सभी को बताती है कि कुछ दिन पहले उसने मेरे और अपने फोन में लोकेशन ट्रैक करने वाला ऐप इंस्टॉल किया था, जिसकी मदद से वो सभी लोग जीवान के पास जाने लगते हैं। वही जीवान लोकेशन पर पहुंचकर यांग हुई को अपने कब्जे में ले लेता है। तभी वहाँ पर आयंग पहुंच जाता है और यूनताक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी यांग हुई का राइट हैंड कार से जीवान को जोर का टक्कर मारता है। चोट के कारण जीवान कमजोर पड़ जाता है तो यांग हुई उसको बहुत ज्यादा मारता है। डोंग हुई ने इस ड्रग डील की खबर जैंग यून को दे दिया था तो वो पुलिस के साथ लोकेशन पर पहुंच जाता है। पुलिस आ गई है जानकर यांग हुई सबसे पहले वहाँ से भाग जाता है, पर उसके गैंग मेंबर्स और ड्रग डीलर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, साथ ही जीवान को भी अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद यूनहा और बाकी सभी पुलिस स्टेशन के बाहर जीवान के छूटने का इंतजार कर रहे होते हैं। वही जैंग यून जीवान से पूछताछ करता है। एक आम एम्प्लॉय को बचाने के लिए जीवान ने इतना बड़ा रिस्क लिया, इसके बारे में सोचकर जैंग यून काफी सरप्राइज्ड होता है क्योंकि जैंग यून की नजर में जीवान एक खतरनाक गैंगस्टर है। पूछताछ करने के बाद जैंग यून कहता है यूनहा मुझे अपने बचपन का फ्रेंड जैंग समझती है क्योंकि उसके फ्रेंड का सपना एक प्रोसिक्यूटर बना था। वो जीवान को उसके पुराने नाम से बुलाता है पर जीवान इस पर कुछ खास रिएक्ट नहीं करता है। सभी लोग घर आ जाते हैं। वही यूनहा गेट पर बैठकर जीवान के आने का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद जीवान घर आता है और बाहर यूनहा को देखकर हैरान रह जाता है। यूनहा उसका चोट देखने जाती है पर जीवान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है? ये सुनकर यूनहा काफी शॉक्ड जाती है। वो जवाब देने ही वाली होती है तभी जीवान कहता है पर मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये कहकर वो यूनहा का दिल तोड़ देता है ताकि यूनहा उससे दूर रहे। अगले दिन जीवान यूनताक से मिलने हॉस्पिटल आता है। जीवान ने उसकी जान बचाई, इसके लिए वो जीवान को थैंक यू कहता है। तभी आ यंग योन ही को लेकर आता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। शाम को यूनहा जैंग यून से मिलती है। जैंग यून कहता है तुम जिस फ्रेंड को ढूंढ रही हो मैं वो नहीं हूँ। ये सुनकर वो उदास हो जाती है। जैंग यून उसे पूछता है कि वो अपने फ्रेंड को क्यों ढूंढ रही है तो हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक रात को एक गैंगस्टर यूनहा से एक एड्रेस पूछता है। यूनहा ये सोचकर डर जाती है कि कहीं ये गैंगस्टर उसके डैड को तो ढूंढने नहीं आए हैं। वो कुछ भी जवाब नहीं देती है और जैंग के घर आ जाती है। उसी रात को यूनहा और जैंग की आखिरी मुलाकात हुई थी क्योंकि वो गैंगस्टर जैंग को ही लेने आया था और वो खुद गैंगस्टर को जैंग के घर लेकर चली गई थी। उसकी वजह से गैंगस्टर का काम आसान हो गया था। इसी वजह से यूनहा उस रात के लिए अब तक गिल्टी फील करती है। तो जैंग यून कहता है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और शायद तुम्हारा फ्रेंड भी यही सोचता होगा। वो ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारे उस फ्रेंड को ढूंढ लिया है। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा। कुछ देर बाद यूनहा घर पहुँचती है तो जीवान उसका इंतजार कर रहा होता है। यूनहा थोड़ा बहुत ड्रिंक करके आई होती है। वो कहती है मेरा वो फ्रेंड बिल्कुल ठीक है और जिंदगी में काफी आगे निकल चुका है। मुझे उससे बहुत कुछ पूछना है पर अब मैंने उससे ना मिलने का डिसाइड किया है। तुमने मुझसे एक बार कहा था कि पास्ट की बातों को वापस से याद करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। वो बिल्कुल ठीक है, मैं ये जान पाई, यही मेरे लिए काफी है। ये सब सुनकर जीवन काफी हैरान होता है। उसका ख्याल रखने के लिए, उसकी फिक्र करने के लिए, अपने घर में रहने देने के लिए और हर चीज के लिए वो जीवन को थैंक यू कहती है और उसको बताती है कि वो अब उसके घर पर नहीं रहेगी। वो अपने लिए घर ढूंढकर कुछ दिनों में यहाँ से चली जाएगी। जो सुनकर जीवान शॉक दे जाता है। अगले दिन हम यांग हुई को अपने गैंग के साथ जेल के बाहर देखते हैं क्योंकि आज जीवान के डैड तैपियोंग अपनी 9 साल की सजा काटकर जेल से रिहा होते हैं। यांग हुई उनका वेलकम करता है और उनके लिए टोफू लेकर आया होता है
पर तैपियोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। इस वजह से यांग हुई को काफी गुस्सा आता है। वहीं जीवान को भी खबर मिल जाती है कि उसके डैड जेल से बाहर आ चुके हैं, पर वो इससे जरा भी खुश नहीं होता है क्योंकि 9 साल पहले उसने ही अपने डैड को जेल भेजा था। आयंग कहता है यांग हुई पहले से ही हमारा दुश्मन है और अब चेयरमैन तैपियोंग भी बाहर आ चुके हैं, तो वो दोनों मिलकर पक्का हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, हमें बस अपने काम पर फोकस करना है। जीवान ऐसा कहता तो है पर मन ही मन इसके बारे में सोचकर वो खुद भी काफी परेशान है। शाम को यूनहा सभी के लिए पिज्जा खरीद कर लाती है और सभी को बताती है कि ये उसकी तरफ से आखिरी ट्रीट है क्योंकि वो कुछ दिनों में इस घर से चली जाएगी। ये सुनकर वो सभी शॉक्ड जाते हैं और उदास भी हो जाते हैं। जीवान यूनहा से पूछता है कि क्या तुमने रहने के लिए घर ढूंढ लिया है? अब तक तो नहीं मिला है पर खोज जारी है, क्या मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? और यूनहा उसकी मदद लेने से मना कर देती है। जांग यून यूमी नाम की लड़की से मिलता है। 10 साल पहले जीवान के होटल में यूमी की दादी की ही मौत हुई थी। यूमी बताती है कि जीवान उसकी दादी के फ्यूनरल पर आया था पर उसको बहुत ज्यादा बेइज्जत किया गया था। उसके बावजूद भी वो यूमी की पढ़ाई का सारा खर्चा उठा रहा है। यूमी ये भी बताती है कि उस दिन वो होटल में जीवान से टकराई थी। जीवान के बैंक्वेट हॉल में जाने के कुछ देर बाद बहुत सारे गुंडे उनके पीछे गए थे। शायद उनको भी उस अटैक के बारे में कोई आइडिया नहीं रहा होगा। ये सब जानने के बाद जांग यून गिल्टी फील करने लगता है क्योंकि इतने सालों तक उसने सच का पता लगाने की कोशिश ही नहीं की, बस जीवान को दोषी मानकर उससे नफरत करता रहा। अगले दिन यूनहा अपने लिए घर ढूंढने निकली होती है। वही जीवान भी यूनहा के लिए एक अपार्टमेंट देखने आया होता है। यहाँ पर यूनहा को कोई दिक्कत नहीं होगी श्योर करने के बाद वो सारे पेपर्स रेडी करवा लेता है। फिर रात को जब यूनहा घर आती है तो जीवान उसको अपार्टमेंट का पेपर देना चाह रहा होता है। तभी यूनहा बताती है कि उसको घर मिल गया है और कल वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। ये जानने के बाद जीवान पेपर्स छुपा लेता है। यूनहा एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जीवान उसको जाने से रोके, पर जीवान कुछ भी नहीं कहता है जिससे वो उदास होकर अपने रूम में आ जाती है। अगले दिन यूनहा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आती है। वही जीवान घर पर होता है। यूनहा इस घर से चली जाएगी सोचकर उसको यूनहा के साथ बिताए हुए सभी मोमेंट्स याद आने लगते हैं, जिससे वो खुद को रोक नहीं पाता है और यूनहा के पास जाने लगता है ताकि अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सके। वही यूनहा जैंग यून के साथ पार्क में होती है। जीवान भी यूनहा का लोकेशन ट्रैक करके पार्क में पहुंच जाता है, पर जीवान से पहले जैंग यून अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। यूनहा को बता देता है कि वो उसको लाइक करता है। इससे यूनहा काफी शॉक्ड जाती है। तभी यूनहा की नजर जीवान पर जाती है। वो भी शॉक में होता है क्योंकि उसने भी सुन लिया था। अब जीवान थोड़ा डर जाता है कि कहीं यूनहा उसको हाँ न बोल दे, तो वो उनके पास आकर बैठ जाता है और उन्हें डिस्टर्ब करने लगता है। तो यूनहा जैंग यून से कहती है कि हम किसी और दिन बात करते हैं, कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आज रात को यूनहा मीहो के घर पर रुकती है क्योंकि वो जीवान से गुस्सा है। इस वजह से जीवान को पूरी रात नींद नहीं आती है। वो सुबह यूनहा को मैसेज करके पूछना चाह रहा होता है कि वो घर कब आएगी, पर मैसेज कर नहीं पाता है। वही मीहो अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है क्योंकि कुछ दिनों से उसके अंदर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे थे। रिजल्ट में आता है कि वो प्रेग्नेंट है। इससे वो बहुत ज्यादा शॉक्ड और परेशान हो जाती है। तभी यूनहा यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है तो मीहो जल्दी से उस किट को प्लास्टिक में रखकर अपने पॉकेट में रख लेती है। मीहो यूनहा को जीवान के घर छोड़ने आती है तो बुलडॉग गैंग कहीं जाने की तैयारी में लगे होते हैं। वो सभी यूनहा और मीहो को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देते हैं, जिसके बाद जीवान और आयंग को भी इसी तरह गाड़ी में बिठाते हैं। दरअसल जीवान और यूनहा को करीब लाने के लिए उन सभी ने इस ट्रिप का प्लान बनाया है। कुछ ही देर में वो सभी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जीवान को आसपास देखकर उसको जीवान पर काफी गुस्सा आ रहा होता है तो वो अकेले ही वॉक पर निकल जाती है। यूनहा को अपने आसपास ना देखकर जीवान को अच्छा नहीं लग रहा होता है। यूनहा को गए काफी टाइम हो जाता है तो जीवान ये सोचकर काफी परेशान हो जाता है कि वो अब तक वापस क्यों नहीं आई, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। डोंग हुई उसको कॉल करता है पर कॉल नहीं लगता है। इससे जीवान और ज्यादा परेशान हो जाता है तो वो सभी यूनहा को हर जगह ढूंढने लगते हैं। जीवान उसको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। वो जोर जोर से यूनहा का नाम पुकार रहा होता है। यूनहा आस पास ही होती है तो वो जीवान की आवाज सुन लेती है। थोड़ा आगे जाने पर जीवान यूनहा को देख लेता है तो वो दौड़कर यूनहा के पास जाने लगता है। इससे यूनहा थोड़ा डर जाती है और पीछे कदम लेने लगती है। इससे उसका पैर फिसल जाता है पर जीवान उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी जीवान का पैर फिसल जाता है तो वो दोनों उलटते पुलटते नीचे गिरते हैं। जीवान उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तुम्हें अकेले जंगल में आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसकी बातें सुनकर यूनहा को भी गुस्सा आ जाता है। अचानक तुम्हें मेरे कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और फिर अचानक मेरी फिक्र करने लगते हो। तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यूनहा को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड देखकर फाइनली जीवान उसको बता देता
है कि वो उसको बहुत ज्यादा लाइक करता है और इतने टाइम तक उसको कंफ्यूज्ड करने के लिए माफी भी मांगता है। जीवान के अचानक कन्फेस करने पर यूना काफी शॉक्ड हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। तभी यूना के पैर में दर्द होने लगता है क्योंकि उसके पैर में मोच आ गया होता है। तो जीवान उसको अपने पीठ पर उठाकर ले जाने लगता है। यूना कहती है, सच कहूँ तो जब उस दिन तुम मुझे उठाकर हॉस्पिटल से बाहर लेकर आए थे, शायद उसी दिन से ये सब शुरू हुआ था। मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सोचने लगी थी। तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमी है, इसके बावजूद भी मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर शौक के कारण वो यूना को नीचे गिरा देता है, पर गुस्सा होने के बजाय यूना उसको किस करती है। इससे तो जीवान के होश ही उड़ जाते हैं। वो इतना ज्यादा खुश होता है कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। वही यांग हुई तैपियोंग को खुश करने के लिए काफी कुछ कर रहा होता है, पर तैपियोंग उसको जरा भी भाव नहीं देते हैं और उसको एक कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। इससे वो तैपियोंग से काफी नफरत करने लगता है। उसको काफी गुस्सा भी आता है, पर तैपियोंग से डरता है, इस वजह से कुछ कर नहीं पाता है। रात को सभी काफी ज्यादा एंजॉयमेंट के साथ डिनर करते हैं। डिनर के बाद मीहो को एहसास होता है कि उसने अपने पॉकेट में जो प्रेगनेंसी किट रखा था वो कहीं गिर गया है। तो वो कार में आकर किट को ढूंढने लगती है, पर तभी वहाँ पर आयंग आ जाता है और पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है, पर मीहो उसको नहीं बताती है। वही जीवान अकेले बैठकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तभी वहाँ पर आयंग आ जाता है और पूछता है, क्या फाइनली आप दोनों ने डेट करने का डिसाइड कर लिया है। ये सुनकर जीवान को एहसास होता है कि फीलिंग कन्फेस करने के बाद डेटिंग स्टार्ट होता है। वो ये बात तो भूल ही गया था। सबके सोने के बाद जीवान यूना से मिलता है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं, पर तभी जीवान की नजर यूना के होठ पर जाती है, जिससे उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उसको किस करने का मन करने लगता है। खुद को कंट्रोल करने के चक्कर में वो काफी अजीब हरकतें करने लगता है और यूना को गुड नाइट बोलकर सोने चला जाता है। पर इससे यूना कंफ्यूज्ड हो जाती है कि अचानक इसे क्या हो गया। अगले दिन ही वो सभी ट्रिप से वापस आ जाते हैं। कार से सभी सामान निकालते वक्त मानहो को मीहो का प्रेगनेंसी किट मिल जाता है। जब वो बाकी सभी को किट दिखाता है तो सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर प्रेग्नेंट कौन है। तभी वहाँ पर आयंग आ जाता है और पूछता है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। मानहो उसको बताता है कि उसको ये प्रेगनेंसी किट कार में मिला था। ये जानकर आयंग शॉक्ड हो जाता है। उसको याद आता है कि मीहो कार में कुछ ढूंढ रही थी। इससे वो समझ जाता है कि मीहो प्रेग्नेंट है। मीहो उससे ये बात छुपा रही है, जरूर उसके पास कोई रीजन होगा। सोचकर उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मीहो से प्रेगनेंसी की बात कैसे करेगा। वही यूनहा जैंगयून से मिलती है और उसके कन्फेशन का जवाब देते हुए कहती है, हमेशा मेरी मदद और फिक्र करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया और मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। अब से जब भी मैं तुमसे मिलूंगी तो शायद काफी गिल्टी फील करूंगी, तो अब से हम कम ही मिले तो अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद करूंगी कि तुम्हें मुझसे भी बेहतर लड़की मिले। ये सब सुनकर जैंगयून का दिल टूट जाता है। बॉयफ्रेंड ना सही पर वो फ्रेंड बनकर यूना के आसपास रहना चाहता है, इसलिए कहता है, तुम्हें मेरे कन्फेशन को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मैं इजीली इससे मूव ऑन हो जाऊंगा, इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो। कभी भी मदद की जरूरत हो तो बिना हेजिटेशन के मुझे कॉल कर लेना। तुम्हारा ये फ्रेंड हमेशा हाजिर रहेगा और तुम्हें मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील करना पड़ा, इसके लिए आई एम सॉरी। फिर वो यूनहा को घर तक छोड़ देता है। जैंगयून को पता चलता है कि यूनहा जीवान के घर पर रह रही है। इससे वो समझ जाता है कि यूनहा जीवान को लाइक करती है। जाने से पहले वो यूनहा से हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे करता है। यूनहा हैंड शेक करने ही वाली होती है, पर तभी जीवान आकर उसे रोक देता है। तुम मेरी बेबी से दूर रहा करो कहकर जीवान यूनहा को लेकर अंदर आ जाता है। जीवान ने यूनहा को बेबी कहा था, इस बात को लेकर यूनहा उसको चिढ़ाने लगती है। तभी जीवान कहता है, तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखकर मुझे बहुत जलन महसूस होता है। ये सुनकर यूनहा काफी सरप्राइज्ड हो जाती है, जिसके बाद जीवान यूनहा को किस करता है। अगले दिन जब यूनहा ब्रेकफास्ट करने आती है तो उसको देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से तैयार होकर आई होती है, जिससे बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तभी जीवान भी आता है और वो भी सभी के होश उड़ा देता है, क्योंकि वो भी बन ठन कर आया होता है। डिनर से पहले जब सभी आंख बंद करके प्रे कर रहे होते हैं तो जीवान और यूनहा रोमांस करने में लगे होते हैं। यूनहा फाइनली अपने करियर पर ध्यान देने का डिसाइड करती है, तो वीडियोस बनाने के लिए वो बहुत सारी चीजों की शॉपिंग करने आती है, पर वो कुछ ज्यादा ही सामान खरीद लेती है, जिसको उठाने में उसको दिक्कत हो रही होती है। पर तभी वहाँ पर जीवान आ जाता है, तो उसको देखकर यूनहा सरप्राइज्ड हो जाती है और उसे पूछती है कि उसको कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है। तो जीवान कहता है, तुम्हें ढूंढना बहुत आसान है, मैं जब चाहूँ तुम्हारा लोकेशन अपने फोन से ट्रैक कर सकता हूँ, समझी। अचानक मॉल का इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है। अंधेरे के कारण बच्चों को डर लगने लगता है, वो सभी रोने लग जाते हैं। तभी कोई शैडो पपेट शो करने लगता है। यूनहा देखती है कि वो आदमी जीवान है। जीवान बच्चों को एंटरटेन करने में कामयाब रहता है। बचपन में जब भी यूनहा उदास होती थी तो जैंग इसी तरह की चीजें करके उसके चेहरे पर स्माइल लाता था। वही मीहो अपना सैलून बंद करके निकल ही रही होती है कि उससे मिलने के लिए आयंग आ जाता है। यहाँ पर आयंग मीहो को
अपनी फीलिंग्स बताता है और डेट करने का प्रस्ताव रखता है। आयंग उसको लाइक करता है जानकर मीहो को बहुत अच्छा लगता है, पर मीहो उसको ये कहकर मना कर देती है कि अब वो उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। उस दिन मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ सोई थी क्योंकि मैं शुरुआत से ही तुम्हें लाइक करती थी, पर तुमने उस चीज को गलती का नाम दे दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। वही जीवान और यूनहा घर जा रहे होते हैं तो यूनहा बताती है कि बचपन में मैं जब भी उदास होती थी तो एक लड़का तुम्हारी तरह ही हरकतें कर कर हमेशा मुझे हंसाता था, उसके कारण मैं कभी भी अकेला फील नहीं करती थी। अपने बारे में इतना कुछ सुनने के बाद भी जीवान उसको नहीं बताता है कि वो ही जैंग है। वो बस इतना कहता है कि तुम्हारे साथ बिताए हुए उन मेमोरीज की वजह से पक्का तुम्हारे उस फ्रेंड को भी बहुत हिम्मत मिली होगी। अगले दिन से ही यूनहा नया चैनल खोलकर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर जीवान को बहुत खुशी होती है और रात को एक केयरिंग बॉयफ्रेंड बनकर उसके चोट पर दवा लगा देता है जो कि वीडियोस बनाते वक्त लगा था। वही आयंग बहुत ज्यादा नशे में मीहो के घर आ जाता है और फिर से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, पर मीहो का दिल नहीं पिघलता है। वो मीहो को किस करने जाता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर तभी वो बेहोश हो जाता है। तो मीहो जैसे तैसे करके उसको घर के अंदर लेकर आती है और उसको बेड पर रखते वक्त वो भी उसके साथ बेड पर गिर जाती है। आयंग कहता है मैं तुम्हारे हर सुख और दुख में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो मीहो को किस करने जाता है पर फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद से आयंग हर दिन उससे मिलने आने लगता है। इससे मीहो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और हर बार उसको घर से बाहर निकाल देती है। आयंग उससे कहता है कि जब तक तुम मुझे और मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मनाने के लिए यूं ही हमेशा आता रहूंगा। वहीं घर पर आज जीवान और यूनहा अकेले होते हैं, इस वजह से दोनों काफी रोमांटिक मूड में होते हैं। जीवान यूनहा को सरप्राइज देता है। उसने यूनहा के लिए एक स्टूडियो तैयार किया होता है ताकि वो अच्छे से वीडियोस बना सके। उसका ये सरप्राइज यूनहा को बहुत अच्छा लगता है। वो जीवान के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन जीवान उसको बचा लेता है। दोनों काफी ज्यादा करीब होते हैं तो दोनों हॉर्नी फील करने लगते हैं, पर वो दोनों खुद को जैसे तैसे कंट्रोल करते हैं। फिर वो किचन में आकर खाना बनाने लगते हैं। जीवान अपने डोले शोले दिखाकर यूनहा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर यूनहा ही उसको अपनी ब्यूटी से घायल कर देती है। टीवी देखते वक्त टीवी में भी रोमांटिक सीन चल रहा होता है। ये सब देखते हुए उन दोनों के बीच भी माहौल बनने लगता है। जीवान कंट्रोल नहीं कर पाता है और यूनहा को किस करने जाता है, पर तभी आयंग आकर सारा माहौल खराब कर देता है। वो दोनों इतने घबरा जाते हैं कि जीवान रिमोट को फोन समझकर हेलो कह देता है। आयंग समझ जाता है कि वो गलत टाइम पर आ गया है तो वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है, पर माहौल खराब होने के बाद वो दोनों वापस से रोमांस नहीं कर पाते हैं। वही ताइपियोंग को जीवान और यूनहा के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, पर वो इससे जरा भी खुश नहीं होते हैं। जीवान यूनहा को अपने डैड के बारे में बताता है। मेरे डैड बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर हैं। जब मैं 13 साल का था तब मुझे मेरे डैड के बारे में पता चला था। उसके डैड ने उससे मिलने के लिए उसको किडनैप करवाया था और जीवान को बताया था कि वो उसका डैड है। दरअसल ताइपियोंग को भी हाल ही में पता चला था कि उसका एक बेटा भी है। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी, जिसके कुछ दिन बाद जीवान वापस से उनसे मिलने आया था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। तो उसने अपने डैड से पैसे मांगे थे और उन्होंने दिया भी था, पर लोन के तौर पर दुर्भाग्य से उसकी माँ नहीं बच पाई थी। उसी दिन उसके डैड उससे मिलने आए थे और उसका नाम जैंग से जीवान रख दिया था और अपने गैंग में शामिल कर लिया था। जीवान बताता है कि वो अपनी मर्जी से उनके साथ गया था। उसकी बातें सुनकर यूनहा कहती है तुम अपने डैड जैसे नहीं हो, तुमने बहुत सारे एक्स क्रिमिनल्स को सेकेंड चांस दिया है और उनकी जिंदगी बेहतर की है। ये सुनकर जीवान थोड़ा अच्छा महसूस करता है। फिर रात को वो दोनों वॉक पर आए होते हैं तो एक जगह पर रुककर वो दोनों ब्यूटीफुल नजारे को एंजॉय करने लगते हैं। तभी जीवान की नजर यूनहा के बिखरे हुए बालों पर जाती है, तो वो खुद से यूनहा के बाल अच्छे से बांध देता है और कहता है तुम बहुत प्रीटी हो यूनहा, जिससे यूनहा को याद आता है कि बचपन में जैंग भी इसी तरह उसके बाल बांध दिया करता था और उससे कहता था कि तुम बहुत प्रीटी हो यूनहा। इससे जीवान में उसको जैंग की झलक दिखने लगती है। अगले दिन यूनहा बहुत ज्यादा सोच में डूबी होती है क्योंकि जीवान का बिहेवियर ऑलमोस्ट जैंग से मिलता जुलता है। इसलिए वो जैंगयून को कॉल करती है क्योंकि जैंगयून को पता है कि जैंग कौन है। जिसके बाद वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं जहाँ पर वो बताती है कि वो अपने बचपन के फ्रेंड जैंग के बारे में जानना चाहती है। तो जैंगयून उसको बता देता है कि जीवान ही जैंग है। ये जानने के बाद वो जीवान से मिलने के लिए निकल जाती है। वही जीवान अपने डैड से मिलने आया होता है। 9 साल पहले उनके इलीगल बिजनेस को एक्सपोज करके जीवान ने ही उनको जेल भेजा था। इस वजह से वो जीवान से गुस्सा है। वो कहते हैं मैं फिर से बुलडॉग गैंग को रीबिल्ड करने वाला हूँ, तो टाइम वेस्ट करना छोड़कर वापस मेरे पास आ जाओ क्योंकि तुम्हारी जगह उस बेकार की कंपनी में नहीं बल्कि बुलडॉग गैंग में है। तो जीवान कहता है कि वो वापस नहीं आएगा क्योंकि वो अब कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि थर्स्टी डियर कंपनी का CEO है। तुम ये सब उस लड़की की वजह से कर रहे हो ना, पर एक बात जान लो कि तुम कभी भी उस लड़की के साथ एक आम जिंदगी नहीं जी
पाओगे। वो जीवान को इनडायरेक्टली धमकी देते हैं, अपनी ये धमकी अपने पास ही रखिए क्योंकि अब मैं वो जीवान नहीं हूँ जो आपसे डरता था, कहकर वो चला जाता है। शाम को मीहो सैलून बंद करके घर के लिए निकल ही रही होती है कि उससे मिलने के लिए आयंग आ जाता है। मीहो के पैर का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गिरने वाली होती है, पर आयंग उसको पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, अरे तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। ये सुनकर मीहो शॉक दे जाती है, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? जिस पे आयंग हाँ कहता है। मीहो उससे पूछती है कि उसे ये कब पता चला था। ट्रिप से आने के बाद मानहो को गाड़ी में प्रेगनेंसी किट मिला था, मैं समझ गया था कि वो तुम्हारा है क्योंकि रात को तुम गाड़ी में कुछ ढूंढ रही थी। आयंग ये भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बसाना चाहता हूँ। मीहो नहीं मान रही होती है तो आयंग उसको हक कर लेता है। मीहो के शांत होने के बाद आयंग उसको किस करता है। मीहो फाइनली आयंग को माफ कर देती है। वही यूनहा घर पर आई थी पर जीवान घर पर नहीं था। उसने जीवान को कॉल किया था पर उसने कॉल नहीं उठाया था। यूनहा बाहर टहलते हुए जीवान के बारे में ही सोच रही होती है कि वो अभी कहाँ पर होगा। तभी वो सामने से जीवान को आते हुए देखती है तो काफी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, तुम्हें क्या लगा था अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? पर जीवान को समझ नहीं आता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। यूनहा फिर से कहती है, मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रही थी लेकिन तुम तो मेरे सामने ही थे पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया जैंग। ये सुनकर जीवान को समझ आ जाता है कि उसे सच पता चल गया है। यूनहा काफी रो रही होती है तो जीवान उसको हक कर लेता है और कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। यूनहा उससे पूछती है कि तुमने मुझे कब पहचान लिया था? तो जीवान बताता है कि तुम्हारा नाम जानने के बाद मैं तुम्हें पहचान गया था। फिर यूनहा पूछती है कि उसने ये बात छुपा कर क्यों रखा? तो जीवान कहता है कि बचपन में मैं बहुत काइंड लड़का था और मेरा सपना प्रोसिक्यूटर बनना था, पर मैं एक टोटली डिफरेंट पर्सन बन चुका हूँ। जानकर तुम डिसअपॉइंट हो जाओगी ये सोचकर मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तुम बिल्कुल पागल हो। मैं डिसअपॉइंट क्यों होऊंगी, बल्कि तुम ही जैंग हो, जानकर मैं बहुत खुश हूँ। जिसके बाद पूरी रात वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। अगले दिन जब यूनहा सोकर उठती है तो वो जीवान के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसको अपने हाथों से खिलाती है, जिससे जीवान को बहुत खुशी होती है। बाद में जब यूनहा अपना यूट्यूब चैनल ओपन करती है तो उसके चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके होते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो बाकी सभी को बताती है तो वो भी यूनहा के लिए बहुत खुश होते हैं। वही ताई पियोंग यांग हुई के साथ मिलकर जीवान के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और उसको अंजाम देने के लिए अगले ही दिन अपने गैंग के साथ थर्स्टी डियर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स मीटिंग में आ जाते हैं। ताई पियोंग के डर से काफी सारे बोर्ड मेंबर्स रिजाइन करके चले जाते हैं। ताई पियोंग जीवान से सब कुछ छीन लेना चाहते हैं ताकि वो वापस बुलडॉग गैंग में आ जाए, पर जीवान उनसे फिर से कहता है कि आप चाहे कुछ भी कर ले पर मैं वापस नहीं आने वाला, और काफी गुस्से में उनसे कहता है कि वो अपने गैंग को लेकर चले जाएं तो वो चले जाते हैं। यांग हुई ताई पियोंग को सजेस्ट करता है कि हम यूनहा को किडनैप करके जीवान को वापस आने पर मजबूर कर सकते हैं, पर ताई पियोंग को यह आइडिया जरा भी पसंद नहीं आता है। वो यांग हुई को बहुत बातें सुनाने लगते हैं, तू अपने इन घटिया आइडियाज की वजह से ही कभी जीवान की तरह नहीं बन पाया। वो यांग हुई की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं। ये सब सुनकर यांग हुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है। वही जीवान अपने डैड की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है। इस वजह से वो भूल चुका होता है कि आज तो यूनहा बच्चों के साथ यूट्यूब पर लाइव इवेंट करने वाली है। उधर यूनहा का लाइव इवेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पर जैंगयून भी आया होता है, पर पूरे इवेंट के दौरान यूनहा की नजर जीवान को ही ढूंढ रही होती है। इवेंट खत्म होने के बाद जैंगयून और डोंग हुई सारा सामान पैक करने में यूनहा की मदद करते हैं। यूनहा कचरा फेंकने आती है तभी वहाँ पर यांग हुई दो लोगों के साथ आ जाता है और यूनहा को किडनैप करने की कोशिश करता है। यूनहा के चिल्लाने की आवाज सुनकर जैंगयून जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता है और उनसे लड़ने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर जीवान भी पहुँच जाता है। वहाँ का सिचुएशन देखकर वो काफी हैरान रह जाता है, लेकिन तभी यांग हुई ईंट से यूनहा को मारने जाता है तो उसको बचाने के लिए जैंगयून बीच में आ जाता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। उसका काफी खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर जीवान को यांग हुई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसको बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और यांग हुई को जान से मारने से जीवान को रोक लेते हैं। फिर उन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं। यांग हुई खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम जीवान पर डाल देता है कि सारी गलती उसकी थी। वही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के बाद जैंगयून को होश आ जाता है तो वो एक भी मिनट रेस्ट नहीं करता है और पुलिस स्टेशन पहुंचता है। घटना स्थल पर जो कुछ भी हुआ था जैंगयून सारी बातें पुलिस को बताता है और ये भी कि अपराधी यांग हुई है जो कि दो लोगों के साथ आया था। जीवान ने कुछ नहीं किया है, वो तो बस मदद कर रहा था। ये सब जानने के बाद जीवान को छोड़ दिया जाता है। अगले दिन ताई पियोंग जैसू को कॉल करते हैं और उसको धमका कर अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो जैसू को बताते हैं कि वो जीवान को जान से मारने वाले हैं, तो जैसू डर के मारे अपने घुटनों पर बैठकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो ऐसा ना करे। और ताई पियोंग
तैप्योंग ने तो बस जैसू को चारा बनाया होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो जीवान को अपने अड्डे पर बुलाते हैं और अपने आदमियों से जीवान को बहुत पिटवाते हैं, लेकिन जीवान फिर भी वापस आने के लिए नहीं मानता है। तो तैप्योंग खुद उसको पीटने लगते हैं और उसी वक्त यांग हुई तैप्योंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर जीवान तैप्योंग को बचाता है और चाकू अपने पेट में खाता है। इससे उसके डैड शॉक्ड जाते हैं। तभी जैंग यून पुलिस के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। तैप्योंग सहित वहाँ पर मौजूद सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद जल्दी से जीवान को हॉस्पिटल लाया जाता है। उसकी कंडीशन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अगले दिन डॉक्टर बताते हैं कि जीवान अब खतरे से बाहर है, पर उसको होश आने में टाइम लग सकता है। यूनहा कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जाती है और जब वापस आती है तो जीवान अपने बेड पर नहीं होता है। क्योंकि जीवान को होश आ गया होता है तो वो खिड़की के पास खड़ा होता है। यूनहा जल्दी से उसके पास जाती है और उसको हग कर लेती है। जीवान होश में आ गया है, ये खबर जानकर बाकी सभी खुश हो जाते हैं। जैंग यून जब ये बात तैप्योंग को बताता है तो उनके मन को काफी शांति मिलती है, जिसके बाद वो सारा गुनाह कबूल कर लेते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जीवान अपने डैड से मिलने जेल आता है। अपने बेटे को सही सलामत देखकर उनको काफी खुशी होती है। जीवान कहता है, आपको जैसा बेटा चाहिए था मैं वो नहीं बन पाया और मुझे जैसा पिता चाहिए था आप नहीं बन पाए। तो उसके डैड कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त करता हूँ। आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो, इसलिए अब से चैन से अपनी जिंदगी जियो। अब यहाँ से 10 महीने बीत जाते हैं। हम जीवान और यूनहा को एक बेबी के साथ देखते हैं। कहीं ये दोनों पेरेंट्स तो नहीं बन गए हैं, पर ऐसा नहीं होता है। वो आयंग और मिहो की बेटी है। जीवान और यूनहा अब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हैं, पर आज यूनहा के हाथों में बेबी को देखकर जीवान के मन में यूनहा से शादी करके अपना परिवार बसाने का ख्याल आता है। यूनहा के चैनल पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो काफी बिजी रहती है। शाम को अपना सारा काम खत्म करके यूनहा घर आती है तो चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी अचानक लाइट्स जलने लगती है और सामने से जीवान आता है। जीवान यूनहा को शादी के लिए प्रपोज करता है और यूनहा हाँ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और यहीं पर इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।